मुसाशी एक गरीब लड़का है जिसके पेरेंट्स की मौत गांव में महामारी फैलने से हो जाती है, पर लोग उस पे तरस खाने की जगह सोच रहे थे कि उसके साथ अच्छा ही हुआ, क्योंकि मुसाशी के पेरेंट्स ने कभी भी विलेज के मास्टर्स पे यकीन नहीं किया जिन्हें कियोनी कहा जाता है। लॉ के हिसाब से मुसाशी का ख्याल उसके रिश्तेदारों को रखना चाहिए था, पर उसके अंकल ने उसे अंदर आने से सीधा मना कर दिया। मुसाशी कई दिनों तक उनके दरवाजे के आगे बैठा रहा, तब जाकर आखिरकार उन्होंने उसे अंदर आने दिया। इसके लिए वो बहुत ग्रेटफुल था और कहता है कि वो हर चीज में उनकी मदद करेगा, पर फैमिली ने उसके लिए कुछ रूल्स बनाए थे। पहला ये था कि वो अपनी तरफ ज्यादा अटेंशन नहीं खींचेगा और वो अपने पेरेंट्स के दोस्तों से बात भी नहीं करेगा। मुसाशी को समझ में नहीं आता वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर सवाल पूछने पर बस उसकी पिटाई की जाती है, जिसके बाद मुसाशी को मानना ही पड़ता है। पर एक दिन मुसाशी देखता है कि उसके अंकल घर पर ही लंच भूल जाते हैं, तो वो उन्हें लंच देने चला जाता है, पर इसके बदले उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई कर दी जाती है। इसके बाद मुसाशी शांत रहने लगा और इस उम्मीद में जीता रहा कोई उसका भी दोस्त बने और उससे अच्छे से बात करे। तभी एक दिन वो कजीरो नाम के लड़के को प्रैक्टिस करता हुआ देखता है। कजीरो तलवार को छुपा लेता है क्योंकि वो बुशी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसे कि पूरे विलेज वाले नीचा मानते हैं। मुसाशी उसकी स्पोर्ट स्किल को देख के इम्प्रेस्ड था और वो भी सीखना चाहता था। इसके बाद वो जिगरी यार बन जाते हैं और साथ में ही खेलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। उन दोनों को आखिरकार एक दोस्त मिल जाता है और अब वो अकेला नहीं महसूस करते थे। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अब मुसाशी स्कूल जाने लगा है और वो हिस्ट्री के बारे में पढ़ता है। इस जगह को हिनामोटो कहा जाता है, जहाँ एक समय में सिर्फ इंसान रहा करते थे, लेकिन तभी एक ताकतवर डीमन लॉर्ड आ जाता है और सभी ह्यूमंस पे रूल करने लगता है। इंसानी जनरल्स बड़ी ही बहादुरी से इन डीमन से लड़ते रहे, लेकिन आखिर में उन डीमन से, जिन्हें की ओनी कहा जाता है, वो हार ही गए। लेकिन इसके बाद भी उन जनरल्स के डिसेंडेंट्स इस लड़ाई को जारी रखते हैं। वहीं प्रेजेंट में हिनामोटो के लोग अब ओनी को ही अपना भगवान मानते हैं और उन्हें लगता है कि अगर वो उनके लिए काम करेंगे तो उनकी जिंदगी बेहतर होगी। इसलिए कई लोग माइनर्स बनते हैं और धरती में से एक स्पेशल ऑर्ब को निकालते हैं जो कि ओनीस को चाहिए, पर मुसाशी उन डीमंस को अपना भगवान नहीं मानता। इसके आगे टीचर बताती है कि 150 साल पहले बुशी बैन और वो वॉरियर ग्रुप्स जो कि डीमंस के खिलाफ लड़ते थे, वो मॉन्स्टर्स थे जो कि आम लोगों की जिंदगी और मुश्किल कर रहे थे। पर मुसाशी को ये सब गलत लगता है। एक दिन जब मुसाशी कजीरो के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, उसके फादर वहां आते हैं और वो उन्हें बुशी बैंस के बारे में बताते हैं जो कि हिनामोटो को डीमन से फ्री करने के लिए लड़ते हैं। कजीरो पूछता है कि क्या बुशी ओनीस को डिफीट कर सकते हैं, जिस पे मुसाशी कहता है कि अगर हम अपने दोस्तों के साथ लड़े तो जरूर उन्हें हरा सकते हैं, और वो कहता है कि उन दोनों को साथ में बुशी बनना चाहिए और फिर वो ओनीस से लड़ेंगे। तो वो प्लान बनाते हैं कि एक दिन वो विलेज को छोड़कर एक वॉरियर क्लैन बनाएंगे और फिर वो ओनीस को यहाँ से भगा देंगे। वो ये सब याद कर ही रहा था कि तभी टीचर उन्हें बताती है कि कल उनकी एंट्रेंस सेरेमनी होगी, जहाँ वो माइंस में काम करना शुरू करेंगे। ये देख के सारे लड़के एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ओनी बहुत सेक्सी होगी। स्कूल के बाद मुसाशी काजीरो से मिलने जाता है, पर उसे देखकर काजीरो ज्यादा खुश नहीं था। वो मुसाशी को घर जाकर एंट्रेंस सेरेमनी की तैयारियां करने को कहता है, पर तभी मुसाशी बताता है कि ये अजीब सी कुल्हाड़ी उसका वेपन है और इन्हीं से वो ओनीस को हराएगा। और क्योंकि वो माइंस में काम करना नहीं चाहते, मुसाशी कहता है कि हमें अभी ही विलेज को छोड़कर चले जाना चाहिए। पर काजीरो कहता है कि एक अच्छा हथियार नहीं हो सकता, पर मुसाशी कहता है कि ये मेरा हथियार है, खुदाई करते वक्त मैंने इसी से प्रैक्टिस की है। और तभी काजीरो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि सब कुछ झूठ है। उसके फादर ने झूठ बोला था कि बुशी हीरो होते हैं और ये भी झूठ था कि ओनी किसी तरह के डीमंस हैं। मुसाशी उससे कहता है कि तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते और उससे कहता है कि उसे अपने बुशी बनने के सपने को नहीं छोड़ना चाहिए। ये सुन के काजीरो हंसता है और कहता है कि तुम खुद इन बातों पे विश्वास नहीं करते। मैंने देखा है कि कैसे तुम बाकी स्टूडेंट्स के साथ चिल्लाते हो कि तुम्हारा सपना माइनर बनने का है। काजीरो कहता है कि तुम झूठे हो क्योंकि तुम गर्व से उन सबको ये नहीं बता सकते कि तुम्हारा सपना बुशी बनने का है। गुस्से में मुसाशी वहां से चला जाता है, पर काजीरो ये सब इसीलिए कह रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता कि मुसाशी भी उसी की तरह एक दुख और मुश्किल भरी जिंदगी जिए। शाम को अपनी तलवार को अपने साथ रखते हुए काजीरो कचरा उठा रहा था। वहीं ये सब देख के सारे विलेजर्स उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो याद करता है कि उसके फादर ने कहा था कि वो हमेशा स्वॉर्ड को अपने साथ रखे क्योंकि यही वॉरियर्स की आइडेंटिटी होती है, पर इसकी वजह से उसके साथ हर जगह भेदभाव ही होता रहा। सभी लोग उसका मजाक उड़ाते रहे और उस तलवार का वजन हमेशा उसे याद दिलाता रहा कि उसकी जिंदगी कैसी रही है और उसे जिंदा रहने के लिए लोगों का फेंका हुआ खाना खाना पड़ता है। इसलिए वो नहीं चाहता कि मुसाशी की जिंदगी भी उसी के जैसी हो जिसे कि वो अपना भाई मानता है। अगले दिन माइनिंग स्टूडेंट्स की एंट्रेंस सेरेमनी थी, जहां वो सभी एक बड़े से गेट के बाहर खड़े होते हैं, जहां कुछ स्टूडेंट्स एक्साइटेड थे कि उन्हें फाइनली ओनी से मिलने का मौका मिलेगा। मुसाशी ने डिसाइड कर लिया था कि ओनी के मिलते ही वो उस पर हमला कर देगा। इसके बाद गेट कीपर्स उनके पास की सारी चीजें ले लेते हैं, पर जब स्टूडेंट्स अंदर जाते हैं वो ओनी को इंसानों को खाता हुआ देखते हैं। ये
देख के वो सभी डर जाते हैं, पर ओनी बिना डरे उनके सामने जाता है और कहता है तुम सभी को सबक सिखाने का समय आ चुका है। पर वो भूल गया था कि उसकी पिकैक्स तो उसके पास है ही नहीं। उसकी बदतमीजी देखकर ओनी एक बड़े से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वहीं मुसाशी एक छोटे से पिकैक्स को उठाकर उस मॉन्स्टर पे हमला करने की कोशिश करता है, पर ओनी उसके ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है। उसके साथ ही स्टूडेंट्स उससे माफी मांगने को कहते हैं, पर मुसाशी कहता है कि ओनी को मारना बुशी की जिम्मेदारी है और वो फिर से उससे लड़ने के लिए आगे जाने लगता है। तभी एक स्टूडेंट कहता है कि हम बुशी नहीं माइनर्स हैं। ये सुनकर मुसाशी सोच में पड़ जाता है कि आखिर अब तक वो झूठ क्यों बोलता रहा और उसे खुद पे शक होने लगता है। पर इसका फायदा उठाकर ओनी फिर से उस पर हमला कर देता है, पर इसके बावजूद भी मुसाशी हार नहीं मानता और लड़ते लड़ते उसे समझ आता है कि वो झूठ इसलिए बोलता रहा ताकि गांव के लोग उसके साथ भेदभाव ना करें। ओनी उसे उठा लेता है और एक गेटकीपर कहता है अभी भी वक्त है, तुम अपनी जान की भीख मांग सकते हो। पर मुसाशी हंसता है और कहता है चल बे झंगूर। ओनी मुसाशी को मारने ही वाला था, तभी काजीरो अपनी मोटरसाइकिल से आता है और ओनी के सर पे मारता है। ये देख के वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। काजीरो मुसाशी को उसकी पिकैक्स और एक नोट देता है और वो कहता है कि उसे पता लग गया है कि मुसाशी सच कह रहा था कि वो एक माइनर की तरह काम करते वक्त अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप को ट्रेन कर रहा था। ऑफिशियल्स कहते हैं कि उस बाइक का किसी के पास होना एक नेशनल क्राइम है और इसके लिए उन्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। वहीं जो ओनी नीचे गिरा था वो फिर से खड़ा होता है। उसी वक्त बहुत सारे ओनीज उन्हें मारने के लिए आने लगते हैं, पर मुसाशी को लगता है कि एक अच्छा मौका है खुद को काजीरो के सामने साबित करने का। इसके बाद वो अपनी बनाई हुई टेक्निक का यूज करने लगता है। काजीरो को समझ नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहा है। तभी उसे याद आता है कि उसने इस टेक्निक को मुसाशी की नोटबुक में देखा था। इसके बाद मुसाशी हवा में कूदता है और एक ही हमले से उस डीमन को आधे में काट देता है। पर ये देख के बाकी के ओनीज भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। लड़ते वक्त मुसाशी काजीरो से कहता है कि मैंने तुम्हें अपने साथ इसलिए नहीं आने को कहा था कि मैं डरा हुआ हूँ। मैं इसलिए चाहता था कि तुम साथ आओ क्योंकि अकेले जीतना बहुत ही लोनली होता। जिसके बाद वो वहाँ के सभी मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं और मुसाशी काजीरो को अपने साथ लड़ने को कहता है। ये देख के काजीरो को उनका बचपन याद आता है और वो उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। तभी अचानक से आसमान में एक लाल रोशनी आती है जिसकी सारी ऑफिशियल्स पूजा करने लगते हैं क्योंकि वो और कोई नहीं ओनी लॉर्ड किशन था। वो दोनों उससे लड़ने के लिए वहाँ जाने लगते हैं और रास्ते में वो कई सारे ओनीज को हराते हुए माइनर्स को बचाते हैं। इसके बाद वो किशन तक पहुंच जाते हैं जो कि एक लाल रंग का पक्षी था। पर तभी वो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि वो छोटा सा बर्ड बड़े से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उन्हें यकीन नहीं होता कि वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा बड़ा है। किशन उन्हें अपने पैरों से दबाने की कोशिश करता है। ये देखकर वो दोनों बाइक पर बैठ के भागने लगते हैं, पर किशन के जमीन पर पैर मारते ही वो दोनों हवा में उछल जाते हैं। इसके बाद किशन 5 साल बाद अपने असली फॉर्म में आ जाता है। काजीरो मुसाशी को यहाँ से जाने को कहता है, पर मुसाशी बेहोश हो चुका था। काजीरो किशन से लड़ने की कोशिश करता है, पर किशन उसकी तलवार को खाने के लिए उसे पकड़कर उठा लेता है। जब मुसाशी को होश आता है वो देखता है कि किशन उसके हाथ से तलवार छुड़ाने के लिए यहाँ वहाँ उछाल रहा है, जिसके बाद वो उसे जमीन पर घसीटने लगता है। इसी दौरान वो याद करता है कि बचपन में वो उस तलवार से कितनी नफरत करता था। वहीं किशन उससे तलवार छीनने में कामयाब होता है और उसे खा जाता है। ये देख के काजीरो को अपने फादर की याद आती है जिन्होंने सिखाया था कि एक बुशी की स्वॉर्ड उसका प्राइड होता है। तभी वो देखता है कि उसकी तलवार लाने के लिए मुसाशी किशन की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा है। वो उस किशन के ऊपर चढ़ने लगता है और उसके पेट तक पहुंचने पर अपनी एक्स से उस पर हमला कर देता है। इससे दर्द में किशन चिल्लाने लगता है। वहीं मुसाशी उसके पेट को तोड़ने के लिए उस पर हमला करता जाता है। किशन उसे मारने की कोशिश करता है, पर मुसाशी हर बार उसके हमले को डॉज कर लेता है, जिसकी वजह से किशन अपने ही पेट को तोड़ने में मुसाशी की मदद कर रहा था। जिसके बाद एक आखिरी हमले से मुसाशी उसके पेट को तोड़ देता है, जिससे मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और मुसाशी उसके पेट में। काजीरो को लगता है कि मुसाशी मर चुका है, पर तभी वो देखता है मुसाशी किशन के पेट से उसकी तलवार लेकर बाहर आता है। जिसके बाद काजीरो उसकी तलवार वापस लाने के लिए मुसाशी का शुक्रिया अदा करता है। उसी वक्त ऑफिशियल्स रिपोर्ट करते हैं कि एक बुशी बैंड का फोर्ट्रेस उनकी तरफ बढ़ रहा है। जब वो ऊपर चढ़ते हैं वो देखते हैं कि एक बड़ा सा फोर्ट्रेस माइनिंग की जगह की ओर आ रहा है, पर तभी एक बैरियर उन्हें रोक देता है। तभी उस फोर्ट्रेस के अंदर से कई सारे बुशी बाहर आते हैं और वो सभी अपने मोटरसाइकिल से बैरियर को तोड़ देते हैं। जिसके बाद वो सभी किशन को खत्म करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। बुशी बैंड को देखकर मुसाशी और काजीरो हैरान रह जाते हैं। वहीं वो सभी वॉरियर्स उड़ते हुए किशन पे हमला करने जाते हैं। उस बुशी बैंड का लीडर कैप्टन नियोटोरा उनके पास आता है। वो कहता है कि ये जगह बच्चों के लिए सेफ नहीं है और यहाँ से जाने को कहता है, पर मुसाशी कहता है कि वो बच्चे नहीं है और बताता है कि उसी ने उस किशन के पेट को फाड़ा है। पर यह सुन के नियोटोरा हंसता है और कहता है कि किशन को हराने के लिए सिर्फ पेट को काटना काफी नहीं है, क्योंकि वो बहुत जल्दी खुद को रिजनरेट कर सकते हैं। उस मॉन्स्टर को फिर से खड़ा होता हुआ देख
के मुसाशी हैरान रह जाता है। कैप्टन कहता है कि यहाँ से वो सब संभाल लेंगे और सभी माइनर्स को यहाँ से जाने को कहता है। वो किशिन आग का हमला करने लगता है। ये देख के काजीरो कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, पर मुसाशी उससे लड़ना चाहता है और खतरे को जानते हुए भी वो अपने बचपन के सपने को सच करना चाहता है। मुसाशी किशिन की तरफ भागने लगता है और फिर से उसके पेट पर हमला कर उसे तोड़ देता है, पर किशिन तुरंत ही अपने पेट को हील करने लगता है। लेकिन तभी मुसाशी को कोई बांधकर पीछे खींच लेता है। मुसाशी उसे फ्री करने को कहता है क्योंकि वो किशिन उसका पहला शिकार है। नेओटोरा पूछता है कि वो उसको हराने के लिए इतना उतावला क्यों है। मुसाशी बताता है कि ये उसका सपना है और उसे सच करने के लिए वो अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा सकता है। नेओटोरा कहता है कि वो अभी बच्चा है और वो नहीं जानता कि किशिन से लड़ना आखिर कितना खतरनाक है। वो दिखाता है कि सिर्फ किशिन के एक पैर को पकड़ने के लिए कितने सारे लोगों की जरूरत पड़ रही है, पर मुसाशी फिर भी नहीं मानता। वो उस रस्सी को तोड़कर बाहर आ जाता है और फिर से किशिन की ओर जाने लगता है और इस बार नेओटोरा उसे नहीं रोकता। इसके बाद मुसाशी जमीन पर हमला करके उसे तोड़ देता है, जिसके बाद वो किशिन की ओर जाने लगता है। काजीरो उससे कहता है कि किशिन का वीक पॉइंट उसकी नेवल पे लगी सींग है, पर जब मुसाशी उस सींग पर हमला करता है उसका वेपन ही टूट जाता है। तभी किशिन उसके ऊपर आग से हमला करने लगता है, पर तभी वहां नेओटोरा आ जाता है और एक ही हमले से उसकी सींग को काट देता है। मुसाशी ये देख के गुस्सा हो जाता है कि वो नहीं जीत पाया था, पर नेओटोरा कहता है कि ये बेहतर ही है क्योंकि वो सब अपने सपनों के लिए ही लड़ रहे हैं। इसके बाद वो दोनों वहां से कूद जाते हैं और वो किशिन फट जाता है, जिसके बाद वो सभी किशिन की पावर को अब्सॉर्ब करने लगते हैं, जो देख के मुसाशी का मुंह खुला रह जाता है। जिसके बाद वो सभी अपनी जीत को सेलिब्रेट करने लगते हैं। काजीरो को ये सीन थोड़ा जाना पहचाना लगता है। तभी मुसाशी को याद आता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसी ड्राइंग काजीरो के फादर ने उन्हें एक स्क्रोल में दिखाई थी। इसके बाद सभी माइनर्स उनकी मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये देख के काजीरो रोने लगता है क्योंकि उसके फादर सच कहते थे, बुशिन ही दुनिया के सच्चे हीरो हैं। इसके बाद वो सभी बाहर आते हैं और कैप्टन नेओटोरा एक लंबी सी स्पीच देता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ पे इन मॉन्स्टर्स का कोई नामो निशान नहीं होगा। पर मुसाशी का अभी भी दिमाग खराब हो रखा है क्योंकि उसका पहला किल किसी ने चोरी कर लिया था। लाख कोशिश करने के बाद भी वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और नेओटोरा को उल्टा सीधा सुनाने लगता है। नेओटोरा उसकी तारीफ करता है कि जो भी उसके दिमाग में आता है वो बक देता है और एक कॉन्सोलेशन प्राइज के तौर पर उसे एक पर्पल जेम दे देता है, जिसे देख के वो सभी हंसने लगते हैं। रात को मुसाशी उस जेम पे देखता है कि उस पे कोई निशान है। मुसाशी उसे फेंकने ही वाला था कि उसे उसके अंदर कुछ दिखता है और उसे लगता है कि इस जेम से वो ओनी को देख सकते हैं। इसके बाद वो अपनी हिस्ट्री के बारे में और जानने के लिए बुशी स्क्रोल को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक बुशी की ड्यूटी सारी किशन्स को हराकर सारा ट्रेजर वापस लाना है और साथ ही पूरी कंट्री को एक करना है, और जो भी कॉन्करर होगा वो सारी धरती का किंग बन जाएगा। मुसाशी को लगता है कि नेओटोरा यही बनना चाहता है और वो इसके बारे में नेओटोरा से पूछता है। नेओटोरा उसको शाबाशी देता है कि वो इसके बारे में पता लगा पाया और वो कहता है कि वो किंग तो जरूर बनेगा, पर मुसाशी कहता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि 150 सालों में ऐसा कोई भी नहीं कर पाया है। पर मुसाशी कहता है कि वो उसे किंग नहीं बनने देगा और वो खुद अपना बैंड बनाकर सभी किशन्स को हराएगा। ये सुन के नेओटोरा हंसता है और उसे अपनी जर्नी के लिए गुड लक कहता है। इसके बाद वो अपने सपने को सच करने के लिए काजीरो के साथ वहां से चला जाता है। वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो अपने एडवेंचर के दौरान बहस नहीं करेंगे, पर जैसे ही खाने की कमी होती है वो दोनों झगड़ने लगते हैं। काजीरो कहता है कि वो उससे सर्वाइविंग में बहुत ज्यादा बेहतर है और इसे प्रूव करने के लिए बहुत सारी मछलियों को पकड़ कर दिखाता है। गुस्से में मुसाशी भी बहुत सारी मछलियां पकड़ने जाता है, पर उसे एक भी मछली नहीं मिलती। तभी उसकी अकल ठिकाने आती है कि उन्हें नहीं झगड़ना चाहिए, पर जब वो काजीरो से माफी मांगने आता है वो जमीन पे पड़ा हुआ था, जो कि उसे बताता है कि एक लड़की ने उस पर हमला कर दिया। तभी वो लड़की पीछे से आकर मुसाशी को भी उठा के पटक देती है। उसका नाम सुगुमी है और वो उन दोनों को पकड़कर अपने क्लैन के फोर्ट में लेके आती है, जहां उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। आगे उस क्लैन का लीडर हिडियो सुगुमी को डांट लगाता है क्योंकि वो नए ताकतवर बुशी को उनके क्लैन में नहीं ज्वाइन करवा पा रही है, और वो उससे कहता है कि अगली बार जब ओनी हमला करेंगे तो बच्चों और औरतों को भी लड़ना होगा। पर सुगुमी कहती है कि कमजोरों को लड़ाई में भेजना सही नहीं होगा, पर हिडियो बिल्कुल नहीं सुनता। इसके बाद सुगुमी उन दोनों के पास जाती है और उनकी बाइक के बारे में पूछती है, पर वो नोटिस करते हैं कि वो काफी टाइम से रोती आ रही है। वो उससे इसकी वजह पूछते हैं। सुगुमी उनसे पूछती है कि क्या उनके पास कोई कितेत्सु है जो वो छुपा रहे हैं, पर जब उसे पता लगता है कि उन्हें कितेत्सु का मतलब ही नहीं पता, सुगुमी उन्हें बताती है कि कितेत्सु उस चमकने वाली धूल को कहते हैं जो किशन के मरने के बाद निकलता है, जिसका यूज करके बुशी अपनी ताकत बढ़ाते हैं और किशन से लड़ते हैं। उनके क्लैन को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि एक मॉन्स्टर का ग्रुप उनकी तरफ बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है। उसके हाथ को कांपता हुआ देख के मुसाशी कहता है कि तुम हमें सब कुछ बता सकती हो। सुगुमी कहती है कि वो नहीं चाहती कि आम लोगों को इस लड़ाई में उतारा जाए। वो जानती है कि वो सही है, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि
वो ये हिडियो से कह सके। इसके बाद रात को काजीरो अपनी चेन का यूज करके जेल की चाबी ले लेता है और वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं। और बाहर आने के बाद उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि उनकी तरफ एक भूकंप चलता हुआ आ रहा है। वहीं कासल के अंदर हिडियो को उन मॉन्स्टर्स के आने के बारे में पता लग जाता है और सुगुमी से कहता है कि वो सभी बच्चे औरतों को लड़ाई के लिए तैयार करे, पर अब वो और चुप नहीं रहती और कहती है कि वो इसके खिलाफ है। गुस्से में वो उसे पंच करने वाला था, पर तभी वो रुक जाता है और रोने लगता है। वो कहता है कि जिस अनाथ को उसने अपनी बच्ची की तरह पाला वो भी उसके खिलाफ हो चुकी है और अब क्योंकि वो यूजलेस है वो कासल से उसे बाहर फेंकने वाला था। भाई कितने मूड स्विंग्स हैं इसके। वो उसको लटका के कहता है कि अब वो बैंड की मेंबर नहीं है और अब से वो जंगलों में अकेले रहेगी। अकेला होने के ख्याल से डर कर वो कहती है कि वो सब कुछ करेगी जो हिडियो चाहता है, बस वो उसे अकेला ना छोड़े। इसके बाद वो अपनी बहन और हिडियो की एक पेंटिंग के आगे खड़ी थी और वो याद करती है कि उसकी बहन को भी हिडियो ऐसे ही ट्रीट किया करता था। तो वो फिर से अपना मन बनाती है कि वो लोगों को उससे बचाएगी। लेकिन तभी मुसाशी और काजीरो उस पेंटिंग को तोड़ते हुए अंदर आ जाते हैं। इसके बाद वो उसे लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, जिसके बाद वो कहती है कि वो उनके वेपन्स को वापस दे देगी अगर वो उसकी मदद करते हैं। उनके वेपन्स के वापस मिलने के बाद वो सभी टाउन के लोगों को सेफ्टी पे ले जाने के लिए प्लान बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हिडियो भाषण दे रहा था कि उनकी तरफ कोडामा ओनीस बड़ी ही तेजी से आ रहे हैं और सभी को उनसे लड़ने को कहता है, पर इन लोगों को लड़ने के बारे में कुछ नहीं पता था और कुछ लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर सोल्जर्स उनके रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। तभी सुगुमी एक स्मोक बॉम्ब फेंक कर सबका ध्यान खींचती है और कहती है कि बुशी का फर्ज उसके लोगों को प्रोटेक्ट करना है। वो ऐसे ही आम लोगों को लड़ने के लिए नहीं भेज सकते, पर ये सब कुछ एक डिस्ट्रैक्शन था ताकि सभी लोग वहां से बचकर निकल पाए। पर हिडियो को पहले ही समझ आ जाता है कि ये उसकी किसी तरह की चाल है। वहीं धुएं का फायदा उठाकर मुसाशी और काजीरो ने गार्ड्स को बेहोश कर दिया था। अब सभी लोग आसानी से जा सकते थे, पर वो दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि कोई भी वहां से नहीं निकल रहा था, क्योंकि वो सब भी हिडियो से उतना ही डरते हैं जितना कि सुगुमी डरती थी। तो सुगुमी कहती है कि उनका डर भगाने का एक ही रास्ता है, उन्हें हिडियो को हराना होगा। पर जैसे ही लड़ाई शुरू होती है हिडियो उसे जमीन पर पटक देता है और वो उसे लगातार लात मारता रहता है। इसके बाद वो उसे उठाता है और फिर से कहता है कि तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा, पर सुगुमी उसके मुंह पर थूक देती है। वो कहती है कि अब वो उसके ऑर्डर्स नहीं मानेगी और अपने हथियार को एक्टिवेट करके उससे लड़ने लगती है। वो उसके हमलों को डॉज करती हुई उसे रस्सी से बांध देती है और फिर उसे उठाकर जमीन पर पटक देती है। हिडियो को हारा हुआ देखकर सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। ओनी के वहां तक पहुंचने से पहले सभी वहां से चले जाते हैं, सुगुमी को छोड़कर, जो कि वहां हिडियो को बांध कर रख रही है। जैसे वो डीमन पास आता जाता है सभी लोग सुगुमी को वहां से जाने को कहते हैं, पर सुगुमी वहां से नहीं हिलती और वो बस खुश है कि वो इन लोगों को बचा पाई थी। पर इससे पहले कि वो मॉन्स्टर से दब के मर जाती वहां काजीरो और मुसाशी आ जाते हैं और वो सुगुमी और हिडियो को बचा लेते हैं। मुसाशी उसकी तारीफ करता है कि तुम सच में बहुत बहादुर हो। ये सुन के सुगुमी स्माइल करती है। इसके बाद मुसाशी सुगुमी से कहता है कि तुम्हें भी हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। वो तीनों अगली जगह के लिए निकल जाते हैं। वहीं सारे गांव के लोग उसे रास्ते में बाय कर रहे थे। उनका अगला स्टॉप सामने ही है, जहाँ की उस क्रिस्टल के अकॉर्डिंग ब्लू किशन होगा। कुछ दूर जाने के बाद वो एक जगह आराम करने के लिए कैंप लगाते हैं, पर वहाँ मुसाशी को काजीरो के फादर के सपने आ रहे थे। तभी वहाँ एक ओनी आता है और वो काजीरो की तलवार उठाकर वहाँ से भागने लगता है। मुसाशी उसके पीछे जाने लगता है और जब वो उसकी सींग को तोड़ने के लिए उस पे हमला करता है उसका डंडा ही टूट जाता है। मुसाशी उसका पीछा करते करते ऐसी जगह पहुंचता है जहां बहुत सारी तलवारें पड़ी थी। तभी उसे एक शीरो नाम का बंदा दिखता है जो उससे कहता है कि वो यहाँ से कोई भी तलवार उठाकर उस ओनी को हरा सकता है। वो ओनी काजीरो की तलवार को खाने ही वाला था, तो मुसाशी एक तलवार को पकड़ता है, पर उस तलवार को हाथ लगाते ही उसकी पूरी बॉडी में अलग ही एनर्जी आ जाती है और उसके पूरे शरीर से क्रिस्टल्स बाहर आने लगते हैं। वो इस अपनी नई ताकत का यूज करके उस ओनी को हरा देता है। मुसाशी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है, तो शीरो उसे बताता है कि उसने अभी अभी कितेत्सु ब्लेड का यूज किया है। आगे उस ओनी की मौत से चमकीली धूल उस स्वॉर्ड के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है, पर तभी वो तलवार टूट जाती है। शीरो को समझ नहीं आता कि मुसाशी ने इतनी ताकत कैसे अब्सॉर्ब कर ली और उसे लगता है कि वो कहीं वही तो नहीं जिसे कि वो ढूंढ रहा है। पर तभी वहाँ शीरो की स्टूडेंट आ जाती है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। मुसाशी उनसे पूछता है कि वो दोनों है कौन, तो शीरो कहता है कि वो बस डॉग्स हैं जिन्हें कि कोई भी हायर कर सकता है। इसके बाद काजीरो और सुगुमी भी वहाँ पहुँचते हैं। जब वो वहाँ से जा रहे थे मुसाशी सुगुमी से कितेत्सु ब्लेड के बारे में पूछता है। सुगुमी बताती है कि उस ब्लेड के बिना वो उन्हीं के सींगों को नहीं काट पाएगा। ये सुन के उन दोनों को लगता है कि ऐसी तलवारें बहुत रेयर होती होंगी, पर सुगुमी बताती है कि इन तलवारों को खरीदा जा सकता है। इसके बाद वो सभी ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ की बहुत सारी कितेत्सु ब्लेड्स को बेचा जा रहा था और वहाँ सभी लोग ब्लेड्स के लिए बोलियां लगा रहे हैं। अपने आसपास इतने सारे बुशी को देखकर
मुसाशी बहुत खुश था। इसके बाद जब वो खाना खा रहे थे, एक आदमी आके उनसे पूछता है कि उनके बैंड का नाम क्या है, पर उन्होंने अभी तक अपने बैंड का नाम ही नहीं रखा था। ये सुन के वो आदमी हंसता हुआ वहां से चला जाता है। वो सभी डिसाइड करते हैं कि उनके बैंड का लीडर काजीरो होगा, क्योंकि बैंड का नाम उनके लीडर का फैमिली नेम होता है और मुसाशी का कोई फैमिली नेम था ही नहीं। इस तरह से उनके बैंड का नाम कैनमाकी बैंड पड़ता है। इसके बाद कितात्सु ब्लेड्स की ऑक्शन का समय आ जाता है और सबसे पहले रियोसुजी बैंड के द्वारा 25 तलवारों को बेचा जा रहा था। मुसाशी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी तलवार खरीदे। तभी वहां मित्सुरु आती है, जो कि उस बैंड के स्मिथ्स की हेड थी। वो उससे कहती है कि उसे इतना सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी तलवार उसे पसंद आती है वो उसे खरीद सकता है। वहीं मुसाशी उसके ऊपर फिदा हो चुका था और कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसके बाद अनाउंस किया जाता है कि जिसको जो तलवार पसंद है वो उसके साथ जाके खड़ा हो जाए। काजीरो अभी भी कंफ्यूज्ड था, लेकिन मुसाशी को अपने ही बालों जैसी तलवार पसंद आ जाती है। जिसके बाद कोजिरो को भी वो तलवार पसंद आती है, जो कि उसे बिल्कुल अपने जैसा लग रहा था, क्योंकि सबने उसे इग्नोर करके अकेला छोड़ दिया है। कितना दुख है रे बेचारे को। जब मुसाशी तलवार को पकड़ता है, उसे अजीब सा फील होता है और मित्सुरी बताती है कि वो स्वॉर्ड उसका ट्रायल ले रही है, जिसके बाद वो डिसाइड करेगी कि वो उसका मालिक बनने के लायक है भी या नहीं। इसके बाद जब काजीरो अपनी तलवार को पकड़ता है, वो उसे थोड़ी देर में एक्सेप्ट कर लेती है और उसके चारों तरफ ब्लू कलर का ऑरा आ जाता है। वो आसपास देखता है कि सभी का कलर अलग था। मित्सुरी बताती है कि सभी बुशी के सोल का कलर अलग होता है और ब्लेड के मिनरल उसी रंग का ग्लो करते हैं। वो बताती है कि काजीरो का कलर ब्लू है, जो कि काफी आम है और उसके हिसाब से हर बैंड में कोई ना कोई रेड कलर का होना चाहिए। वहीं मुसाशी का ट्रायल अभी भी चल रहा है। वो अपने होम टाउन में है, जहां वो अपना पास्ट देख रहा था, जब ओनी की पूजा करने वालों ने काजीरो के फादर को मार डाला था। वो मुसाशी से कुछ कहते हैं, पर वो सुन नहीं पाता। तभी वो उस मेमोरी से बाहर आ जाता है और अपने सामने एक लड़की को देखता है। वो भी उससे कुछ कहती है, जो कि उसे सुनाई नहीं देता। जिसके बाद वो उसे हग करती है, लेकिन तभी वो अचानक से मिस रजत दलाल बन जाती है और उसके दोनों हाथ खींचते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसके बाद फाइनली वो असली दुनिया में आ जाता है, जहाँ की उसके शरीर के चारों तरफ ब्लैक कलर के क्रिस्टल्स निकले थे। ये देख के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके ऑरा का कलर भी ब्लैक था। ये देख के मित्सुरी कहती है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद वो क्रिस्टल्स गायब हो जाते हैं और उस स्वॉर्ड ने मुसाशी को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद मुसाशी और स्वॉर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसके चारों तरफ वही ब्लैक ऑरा आ जाता है और उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब वो अपनी 7वीं तलवार को ट्राई करने जाता है, मित्सुरी उसे बताती है कि इन सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी सोल का कलर ब्लैक है और ब्लैक सोल वाले कभी भी कितात्सु ब्लेड को यूज नहीं कर सकते। इसके बारे में वो कुछ भी नहीं कर सकता और बुशी बनना उसके लिए नहीं है। मुसाशी को अपने बुशी बनने का सपना अपने सामने टूटता हुआ दिखता है। काजीरो और सुगुमी उसको दिलासा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक ब्लू ओनी उनके ऊपर हमला कर देता है। तभी अनाउंसमेंट की जाती है कि वहाँ ब्लू कलर का किशन आ चुका है, जो कि छोटे ओनीस को उन पर हमला करने के लिए भेज रहा है। मुसाशी डरा हुआ था, क्योंकि उसे पता है कि बिना कितात्सु ब्लेड्स के वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी कोजिरो आके उसे एक मॉन्स्टर से बचा लेता है। इस नई ताकत से वो एक माँ और उसकी बेटी की भी जान बचाता है, जिसके लिए वो दोनों उसे थैंक यू कहते हैं। ये देख के कोजिरो बड़ा खुश था, क्योंकि उसके टाउन में उसके लिए कभी किसी ने ऐसे शब्द नहीं यूज किए थे। वहीं मुसाशी को ये सब देखकर बुरा लग रहा था, क्योंकि वो इन सब के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद सभी लोग मुसाशी को पीछे छोड़कर उस ब्लू किशन को मारने के लिए जाने लगते हैं और सुगुमी के कहने पर भी कोजिरो मुसाशी को साथ में नहीं लेके जाता। वहीं उस तरफ मुसाशी उदास बैठा था। तभी वहाँ शिरो आ जाता है। वो कहता है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ उसने देख लिया और उसे पता चल गया है कि मुसाशी कहाँ से बिलोंग करता है। जिसके बाद वो दिखाता है कि उसका भी ऑरा ब्लैक है और मुसाशी को उनके साथ आना चाहिए। शिरो कहता है कि मुसाशी को उन ब्लैक स्टोन्स को एक्सेप्ट करना होगा और अगर वो ऐसा कर लेता है तो उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद शिरो अपनी तलवार का यूज करके जमीन पे एक स्क्वायर काट देता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके एक बड़ा सा गड्ढा बना देता है। जिसके बाद वो मुसाशी की तरफ एक तलवार फेंकता है और कहता है कि उसे फिर से स्वॉर्ड ट्रायल लेना चाहिए और उसे खुद कितात्सु ब्लेड बन जाना चाहिए। पर मुसाशी कहता है कि वो ब्लेड बनना नहीं चाहता, वो कितात्सु ब्लेड का यूज करके अपने दोस्तों के साथ लड़ना चाहता है। तो शिरो कहता है कि अगर तुम अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकते तो मैं तुम्हारे दोस्तों को भी तलवार के मटेरियल में कन्वर्ट कर लूंगा, इससे तुम कभी अकेला नहीं रहोगे। ये सुन के मुसाशी उसे मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर शिरो उसे खाई में गिरा देता है और उसके बाद वो कितात्सु ब्लेड भी नीचे फेंक देता है। वहीं कोजिरो उस किशन को हराने के लिए ऊपर चढ़ रहा
रहा था, पर सुगुमी को अच्छा नहीं लग रहा था कि उन्होंने मुसाशी को पीछे अकेला छोड़ दिया। पर कजीरो कहता है कि उसको बेहतर फील कराने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते थे। इसके बाद सुगुमी मुसाशी के पेरेंट्स के पास्ट के बारे में जानना चाहती है, तो कोजिरो बताता है उसके पेरेंट्स गरीब फार्मर्स थे। लेकिन ये सुन के सुगुमी को यकीन नहीं होता। इसके बाद वो उसे बताता है कि उनकी दोस्ती कैसे हुई थी। गांव का कोई भी इंसान बुशी फैमिली को पसंद नहीं करता था, लेकिन मुसाशी के पेरेंट्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग बहुत ही अच्छे और मेहनती लोग थे जब तक कि उनकी मौत नहीं हो गई। वहीं दूसरी तरफ वही लड़की नानो आती है और जब उसे सब कुछ पता चलता है, उसे लगता है कि जब शिरो को पता लगा कि जिस ऑब्सिडियन गॉडेस को वो ढूंढ रहा है वो मुसाशी के अंदर है, तो उसने उस गड्ढे में उसे धक्का दे दिया और वो कहती है कि मुसाशी को एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन लेना होगा। वहीं दूसरी तरफ मुसाशी अभी तक गिर ही रहा था, तभी वो उस तलवार को पकड़कर खुद को नीचे गिरने से बचा लेता है। पर उस तलवार को पकड़ते ही उसके शरीर से क्रिस्टल्स बाहर आने लगते हैं और अब उसके पास दो चॉइस थी, या तो वो नीचे लावा में गिरकर मर जाता या तो अपना होश छोड़कर काले पत्थर में बदल जाता। मुसाशी किसी तरह दर्द के बावजूद भी उन स्टोन की मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर तभी एक लड़की की आवाज आती है जो कहती है कि वो उसे ऐसा नहीं करने देगी। तभी उसका पूरा शरीर क्रिस्टल से भर जाता है, जिससे वो सीधा जाकर लावा के अंदर गिर जाता है। पर क्रिस्टल्स की वजह से वो बचा हुआ था। अपनी कॉन्शियंस के अंदर मुसाशी उसी गॉडेस को देखता है जो कि कहती है कि तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। पर मुसाशी कहता है कि उसके दोस्तों को उसकी जरूरत है। तभी वो गॉडेस फिर से बड़ी बन जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है कि तुम अपने दोस्तों के लिए बस मुसीबत ही खड़ी करोगे। इसके बाद वो मुसाशी का दुख भरा पास्ट उसे दिखाने लगती है। मुसाशी को कोई भी देखकर बात नहीं करता था और सभी लोग उससे नफरत करते थे। तभी एक औरत उसे पत्थर देख के कहती है कि वो इसे काजीरो के डैड को मारे, क्योंकि उन्हें भी टाउन का कोई इंसान पसंद नहीं करता था। अपने आसपास के लोगों के प्रेशर की वजह से वो उन्हें पत्थर मार ही देता है और कहता है कि बुशी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, जिस बात का रिग्रेट उसे आज भी है। गॉडेस उससे कहती है कि ना ही तुम कभी बुशी बन सकते हो, ना ही कभी कितेत्सु ब्लेड को उठा सकते हो, इसलिए तुम्हें सारी दुनिया को छोड़कर यही मेरे साथ रहना चाहिए। तुम किसी भी ओनी से नहीं लड़ सकते और अपने दोस्तों के लिए यूजलेस हो। ऐसा कहते कहते वो मुसाशी को क्रिस्टल में बदलने लगती है। वहीं जब सभी ऊपर पहुंचते हैं, वो ये देखकर हैरान थे कि उस किशन का कोई सर था ही नहीं और उन्हें लगता है कि उसकी मौत हो चुकी है। पर अगर ये मरा होता तो ये कितेत्सु में कन्वर्ट हो जाता, यानी इसका सींग अभी किसी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया है। वो उस इंसान को ढूंढने जा ही रहा था, तभी वहां से शिरो कूदता है और सभी को बताता है कि उसी ने उसका सर काटा है। ऐसा कह के वो कोजीरो की तरफ बढ़ ही रहा था कि सभी सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं और उसके सर के लोकेशन के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वो अपनी तलवार की एक ही स्विंग से उन सभी सोल्जर्स को आधे में काट देता है। वो कहता है कि वो यहाँ सभी की कितेत्सु ब्लेड्स को लेने आया है, यानी उन सभी को मरना होगा। वो सभी समझ जाते हैं कि शिरो एक स्वॉर्ड हंटर है जो कि ओनर्स की जान लेकर उनके कितेत्सु ब्लेड्स को चुराता है। सारे बुशी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर शिरो अपनी स्वॉर्ड की एक ही स्विंग से जमीन को कई टुकड़ों में काट देता है, जिसकी वजह से कई सारे बुशी एक ही झटके में हार जाते हैं। ये देख के वो सभी डर जाते हैं। इसके बाद शिरो कोजीरो की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि उसने पहले ही मुसाशी को स्वॉर्ड के मटेरियल में बदल दिया है और कुछ समय में कोजीरो का भी हाल वही होने वाला है। ये सुन के काजीरो घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शिरो ने मुसाशी को मार दिया है। वहीं दूसरी तरफ मुसाशी पूरी तरह से ब्लैक स्टोन में कन्वर्ट हो चुका है, पर वो अभी भी जिंदा था। गॉडेस कहती है कि उसे अब किसी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो अब हमेशा यहाँ छुप कर रह सकता है। तभी वहाँ एक ग्रीन रस्सी आकर उसे ऊपर खींचने लगती है और ये सब कुछ नानो कर रही थी। जब मुसाशी को होश आता है, उसके शरीर से सारे क्रिस्टल्स गिरने लगते हैं। नानाओ ने उसे इसलिए खींचा था क्योंकि उसे लगा था कि अब वो ब्लैक स्टोन में कन्वर्ट हो चुका होगा, लेकिन मुसाशी अभी भी अपने होश में था। जिसके बाद गांव के लोग आकर उसे कपड़े पहना देते हैं और जैसे ही उसे सब कुछ याद आता है, वो कोजीरो और सुगुमी की मदद करने के लिए जाने लगता है। इसके बाद वो अपने पास्ट को याद करता है जब वो अपनी हरकत के लिए काजीरो के डैड से माफी मांगता है और कहता है कि असल में तो मुझे मर जाना चाहिए। काजीरो के डैड उसे अंदर बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें पता है कि वो कैसी सिचुएशन में था और उन्होंने उसे पहले ही माफ कर दिया है। जिसके बाद वो उसका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इस गाँव में सबसे पहले वही था जिसने कि उन्हें प्यार दिखाया था और उसी की वजह से काजीरो भी खुश रहने लगा था, इसलिए वो उसे काजीरो का हमेशा ख्याल रखने को कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिरो ने तबाही मचा रखी है। सभी उससे डर के वहां से भागने लगते हैं, पर शिरो बस काजीरो का ही पीछा कर रहा है। तो काजीरो अपनी कितेत्सु ब्लेड का यूज कर शिरो के ऊपर हमला करता है, पर शिरो उसके हमले को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। जिसके बाद शिरो आसानी से उसे घायल कर देता है और उसे उठाकर उसकी जान लेने ही वाला था कि वहाँ मुसाशी आ जाता है। शिरो को मुसाशी का करंट स्टेट से इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि वो आधा उस स्टोन के साथ फ्यूज हो चुका था। नानाओ अपना मिशन फेल करने के लिए उससे माफी मांगती है, पर शिरो कहता है कि उसे उसके अंदर की गॉडेस चाहिए ताकि वो अपनी ताकत को और बढ़ा सके और वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।
हैं। तीनों शीरो से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर ननाओ कहती है कि तुम सबकी लड़ाई मुझसे है। तभी उसके हाथ में पड़ा वेपन 7 हिस्सों में बच जाता है और उन सभी से तलवारें बन जाती हैं और वो इन 7 ब्लेड से उन सब के ऊपर हमला कर देती है, जिसे वो बड़ी मुश्किल से ही डॉज कर पा रहे थे, क्योंकि जैसे ही वो एक को डॉज करते हैं दूसरी भी उसके पीछे से आ जाती है। मुसाशी को लगता है कि वो उसे हरा सकता है क्योंकि वो कोई ओनी नहीं है। ननाओ उसके ऊपर 3 ब्लेड से हमला करती है, पर मुसाशी उन तीनों ब्लेड से बच जाता है, जिसके बाद ननाओ उसके ऊपर चौथी ब्लेड से हमला करती है। इससे लड़ने के लिए मुसाशी अपनी तलवार को एक पत्थर में घुसाता है और वो इस टेक्निक का यूज करके उसके फेंके हुए ब्लेड के ऊपर से जाता है। ये देख के ननाओ हैरान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उसके हमले से बच जाती है और मुसाशी उड़ता हुआ उन दोनों के पास गिरता है। वो तीनों ननाओ को हराने का प्लान बनाते हैं। ननाओ को लगता है कि वो तीनों एक साथ उस पर हमला करेंगे, पर वो ये देख के हैरान हो जाती है कि उनमें से 2 लोग उल्टी डायरेक्शन में भाग रहे थे। उसे लगता है कि काजीरो इसलिए यहाँ रुका है ताकि वो दोनों यहाँ से भाग सकें, तो वो काजीरो को इग्नोर करके मुसाशी को पकड़ने जाती है। उसे लगता है कि उसने मुसाशी को हरा दिया है, पर असल में उनका प्लान ही यही था। मुसाशी उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है क्योंकि सुगुमी उसकी मदद कर रही थी, जिसके बाद मुसाशी अपनी तलवार से उस स्टाफ के एक सेक्शन को काट देता है। ये देख के उन्हें लगता है कि वो उसे जरूर हरा देंगे, पर तभी वहाँ शीरो आ जाता है जो कहता है कि तुम पीछे हटो, इन्हें मैं संभालता हूँ। जिसके बाद वो अपनी ब्लेड रिंग्स का यूज करता है, जिसका मतलब है कि अगला हमला बहुत ही खतरनाक होगा। पर जैसे ही वो अटैक करता है पहले तो कुछ नहीं होता, पर तभी वो पहाड़ नीले क्यूब से घिर जाता है और तुरंत ही वो पूरा का पूरा पहाड़ पलट जाता है, जिसकी वजह से कई सारे लोग नीचे गिरने लगते हैं। पर कुछ लोगों ने अपने ब्लेड्स की मदद से खुद को बचा लिया था। शीरो किसी ओनी मॉन्स्टर से भी ज्यादा ताकतवर था। शीरो जमीन को काट कर उन लोगों को गिराने लगता है जो अपनी ब्लेड से बचे हुए थे, जिसके बाद वो अपनी तलवार जमीन पर मारता है। इससे सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। तभी वहाँ सब कुछ फ्रीज हो जाता है। तभी वहाँ गॉडेस आती है और वो बताती है कि शीरो उसका दुश्मन है जो कि मुसाशी को मारकर उसकी ताकत छीनना चाहता है। इसीलिए वो अपनी बची खुची पावर से सिर्फ मुसाशी को बचाना चाहती है, लेकिन मुसाशी मना कर देता है और कहता है कि वो अपने दोस्तों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। ये सुन के वो गॉडेस खुश हो जाती है क्योंकि वो बाकियों की तरह मतलबी नहीं था। तो गॉडेस अपनी पावर्स उसके साथ शेयर कर देती है और थोड़ी देर के लिए उसकी बॉडी पे कंट्रोल करती है ताकि वो उसे इसकी ताकत को दिखा सके। टाइम फिर से रिज्यूम हो जाता है, जिसके बाद वहाँ ब्लैक क्रिस्टल्स आ जाते हैं जो कि सभी की कितेत्सु स्वॉर्ड्स को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। यहाँ तक कि शीरो और ननाओ की स्वॉर्ड एनर्जी भी उसकी तरफ खींची जा रही है। ये देख के शीरो समझ जाता है कि इस तरह से कितेत्सु ब्लेड्स को सिर्फ वही गॉडेस ही खींच सकती है। जिसके बाद मुसाशी शीरो की स्वॉर्ड को भी खींच लेता है, जिसका हुलिया गॉडेस के साथ फ्यूज होने के बाद थोड़ा बदल गया है। शीरो की तलवार जाने की वजह से वो माउंटेन भी फिर से सीधा हो जाता है। अब गॉडेस उन सभी कितेत्सु ब्लेड से लड़ने को तैयार हो जाती है। ननाओ गॉडेस के ऊपर हमला करती है, पर वो गॉडेस आसानी से उसके सभी अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर देती है। वो काजीरो को बताती है जिनके पास ब्लैक एनर्जी होती है वो ब्लेड की एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी वो उसको अपने पास खींच सकते हैं या फिर खुद से दूर कर सकते हैं। और ये ऐसी ताकत होती है जिसे कि आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए जिसके पास भी ब्लैक ऑरा होता है उसे फॉरसेकन कहा जाता था। ये देख के काजीरो को लगता है इस ताकत से तो मुसाशी को कोई नहीं हरा पाएगा, पर गॉडेस कहती है कि ये टेम्पररी है, वो बाहर अपने फॉर्म को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकती, तो उसे मुसाशी के अंदर वापस जाकर सोना होगा। ऐसे में शीरो और ननाओ को हराने के लिए मुसाशी को उसके दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद शीरो अपनी तलवार वापस खींच लेता है और गॉडेस जाने से पहले एक फाइनल हमले की तैयारी करती है, जिसके लिए वो सभी कितेत्सु ब्लेड से उनकी एनर्जी खींचने लगती है ताकि वो जाने से पहले शीरो को यहाँ से भगा सके। वही मुसाशी के अंदर गॉडेस कहती है कि वो उसके अंदर वापस से सोने जा रही है और मुसाशी से कहती है कि उसको जिंदा रहना होगा क्योंकि अब वही उसकी वेसल है और उसे डर है कि अगर मुसाशी को कुछ हो गया तो जो उसका और उसके पुराने वेसल जो कि काजीरो के डैड थे उनका मिशन था वो कभी उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वो शीरो पर हमला करने चली जाती है और सभी कितेत्सु ब्लेड्स की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रही होती है। गॉडेस शीरो को गुड बाय कहकर उसके ऊपर हमला कर देती है। वो हमला इतना ज्यादा ताकतवर था कि उससे पूरा का पूरा पहाड़ कट जाता है, जिससे कि शीरो वहां से बहुत दूर चला जाता है। इसके बाद मुसाशी की बॉडी भी नॉर्मल हो जाती है। वो दोनों काजीरो से उस गॉडेस के बारे में पूछने लगते हैं जिसने एक ही अटैक से शीरो को हरा दिया था। वही मुसाशी गॉडेस के बारे में सोच रहा था कि उसका और काजीरो के डैड का आखिर क्या रिश्ता था। वहीं जहां उस किशन की बॉडी थी अब वहां एक बड़ा सा गड्ढा है। सभी सोच रहे थे कि आखिर उसकी बॉडी गई कहां। वहीं शीरो और ननाओ उस किशन को पकड़कर वहां से जा चुके थे और उन्हें उस खतरनाक
खतरनाक हमले से भी जरा सी चोट नहीं आई थी और वो खुश हैं कि उन्हें गॉडेस का पता आखिरकार चल चुका है। इसके बाद उस हमले में सभी मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है और रात के लिए मुत्सुरी उन सभी के लिए सोने की जगह देती है। अगली सुबह मुसाशी फिर से उसके तेत्सु ब्लेड को उठाने की कोशिश करता है, जहाँ काजीरो और सुगुमी सोचते हैं कि क्योंकि वो गॉडेस अब सोने जा चुकी है वो ब्लैक ऑरा नहीं आएगा। और इस बार जब मुसाशी उस ब्लेड को उठाता है उसके चारों तरफ रेड कलर का ऑरा था और वो ट्रायल को पास कर जाता है। ये देख के सभी लोग उसको बधाई देते हैं क्योंकि रेड कलर का ऑरा सबसे रेयर है। टेस्ट के बाद मुसाशी काजीरो से पूछता है कि क्या उसके डैड ने कभी ऑब्सिडियन गॉडेस के बारे में कुछ कहा था, पर काजीरो कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद मुसाशी कहता है कि आखिर तुम्हारे डैड के पास ये बाइक कहाँ से आई, क्योंकि विलेज में किसी के पास भी ये नहीं थी। इसके बाद काजीरो हिनामोटो का मैप लेके आता है क्योंकि अब वो बुशी वर्ल्ड के बारे में और जानना चाहता है, जिसके बारे में उसके डैड ने इतना कुछ उसे बताया था। वहीं दूसरी तरफ शिरो और ननाओ भी उसके डैड के ही बारे में बात कर रहे थे क्योंकि 50 साल पहले उन्होंने ही गॉडेस को समन किया था और उन्हें लगता है कि गॉडेस के मुसाशी के वेसल बनाने के पीछे जरूर कोई रीजन है। इसके बाद वो सभी ईस्ट जाने लगते हैं जहाँ की उनकी बाइक एक घने फॉरेस्ट में फंस जाती है। वहीं मुसाशी बाइक को चलाने की प्रैक्टिस करने लगता है और वो बकर बकर कर ही रहा था, लेकिन पीछे से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसे लगता है कि वो दोनों उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं, पर जब वो पीछे देखता है एक बड़े से मॉन्स्टर ने उसके बाइक को पकड़ रखा था, तो मुसाशी भी अपनी तलवार निकालता है और उसके हॉर्न को ढूंढने लगता है। वो मॉन्स्टर मुसाशी के ऊपर हमला कर देता है, पर मुसाशी उसके हमले से बचकर एक ही वार से उसके हॉर्न को तोड़ देता है, जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर के सारे कितात्सु को अब्सॉर्ब कर लेता है। वहीं उस मॉन्स्टर ने उन दोनों के अलावा एक और इंसान को खा रखा था। वो लड़की उसे बचाने के लिए मुसाशी का शुक्रिया अदा करती है। वहीं सुगुमी ये देख के हैरान थी कि वो दोनों ही उस लड़की पे फिदा हो चुके थे। तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ उस लड़की को प्रिंसेस बुलाते हुए आता है। वो उस बूढ़े को बताती है कि एक मॉन्स्टर ने उसे खा लिया था, पर मुसाशी ने आकर उसे बचा लिया। प्रिंसेस मिकुरू के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। वो उसका अलायंस की हेड है और वो एक इम्पोर्टेंट बैटल के लिए हिरुमा पोर्ट में जा रही है, जो कि उनके नेशन का फ्यूचर डिसाइड करेगा। क्योंकि उनकी बाइक खराब हो चुकी थी, वो प्रिंसेस के साथ ही जाने लगते हैं, जहाँ मुसाशी कई बार उस प्रिंसेस से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार काजीरो कुछ न कुछ पूछकर टोक देता है। तो मुसाशी तंग आकर कहता है कि तुम मुझे मिकुरू से बात क्यों नहीं करने देते। ये देख के वो हैरान हो जाती है कि मुसाशी को उसका नाम याद था। तभी आगे का रास्ता खराब होने की वजह से प्रिंसेस नीचे गिर जाती है और उसके पीछे पीछे मुसाशी भी कूद जाता है। तभी प्रिंसेस अपनी कितात्सु ब्लेड को एक छतरी की तरह बना देती है और वो मुसाशी को बचा लेती है। मुसाशी उसके तलवार की तारीफ करता है। वहीं प्रिंसेस कहती है कि वो इंट्रोवर्ट है और वो नए लोगों से बात नहीं कर पाती। ये सुन के मुसाशी हंसने लगता है। प्रिंसेस उसे ईस्ट की डायरेक्शन में दिखाती है कि वहाँ एक काले रंग की दीवार है जो ऐसा लगता है आसमान तक जा रही है। मुसाशी ये देख के हैरान हो जाता है कि वो इतना बड़ा एक किशन है जो कि चलता हुआ अपने रास्ते में सब कुछ तबाह करता हुआ जा रहा है। मुसाशी उससे पूछता है कि ये किस तरह का किशन है। मिकुरू बताती है कि ये सबसे पहला किशन है जो कि हिनामोटो में 150 साल पहले आया था। इसने इस दुनिया में ऐसी तबाही मचाई कि इंसान दो हिस्सों में बट गए, एक हिस्सा जो उससे लड़ते हैं और दूसरा जो उस ओनी की पूजा करते हैं। पूजा करने वालों ने माइनिंग एरिया बनाकर ओनी इसको और खिलाए। इसकी वजह से उसकी ताकत बढ़ती ही जा रही है और अब उसका साइज इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि वो आधे देश को अकेला ही ढक सकता है। बूढ़ा बताता है कि 150 सालों से उस मॉन्स्टर को कोई नहीं हरा पाया है। जिसके बाद वो उन्हें 5 लोगों के एक बैंड के बारे में बताता है जिन्हें की सबसे ताकतवर बुशी बैंड कहा जाता है, जो कि अभी एक आइलैंड पे किशन को हराने जा रहे हैं और उसका हारना उस ब्लैक किशन को हराने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद वो उन सभी को अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करता है। इसके बाद मिकुरू उस बूढ़े के साथ वहां से चली जाती है। मुसाशी काजीरो से पूछता है कि क्या तुम्हारे डैड उस किशन के बारे में जानते थे, पर काजीरो कहता है कि ऐसी कोई बात उस स्क्रोल में नहीं लिखी है। वो स्क्रोल देख के सुगुमी कहती है कि सभी बुशी बैंड्स के पास ऐसा स्क्रोल होता है जिसमें वो किशंस के बारे में लिखते हैं। तो उन सभी को लगता है कि काजीरो के डैड किसी बुशी बैंड का हिस्सा रहे होंगे। तभी सुगुमी उन्हें दिखाती है कि उस स्क्रोल के ऊपर उसुगी बैंड का निशान है। इसके बाद एक ओशन के पोर्ट पर बुशी बैंड के लोगों की ट्रेनिंग चल रही थी, जहाँ की एक आदमी को उसका सिपाही आकर उसे गॉडेस की न्यूज दे रहा था। वहीं ननाओ भी ऑफ ड्यूटी है और शॉपिंग कर रही है। तभी उसकी छाती से क्रिस्टल बाहर निकलता है जो कि उसके लिए कॉल था। उस कॉल में शिरो भी शामिल था और वो सभी गॉडेस को कैप्चर करने का प्लान बना रहे थे। वहीं मुसाशी और उसके सभी दोस्त ओशन में पहुंचे हुए हैं। तभी काजीरो एक फोर्ट्रेस देखता है जिसपे उसुगी बैंड का सिंबल था, पर जब वो वहां जाते हैं उनका रास्ता रोक दिया जाता है क्योंकि
क्योंकि उनके लॉर्ड बैटल की तैयारी करने में बहुत बिजी हैं और उन जैसे बुशी से मिलने का उनके पास समय नहीं है। वो पूछता है कि वो सभी किस बैंड से बिलोंग करते हैं। मुसाशी बड़े ही गर्व से कहता है कि वो केनमाकी बुशी बैंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग उन्हें घूरने लगते हैं। तभी नाउ सोल्जर्स को उन्हें पकड़ने का ऑर्डर देता है क्योंकि वो आउटसाइडर्स हैं। मुसाशी लड़ने के लिए अपनी तलवार निकालने ही वाला था कि एक बंदा आकर उसे जमीन पे पटक देता है। तभी वहाँ उसूगी सिंबल वाला एक हेलीकॉप्टर आता है। ये देख के सभी लोग घुटने टेक देते हैं कि उसूगी बैंड का लॉर्ड बाहर आने वाला है, पर उस हेलीकॉप्टर से नेटोरा बाहर आता है जो कि टेकिटा बैंड का कैप्टन था। मुसाशी दौड़ के उसके पास जाता है और उससे ऐसे मिलता है जैसे वो पुराने दोस्त हों, पर नेटोरा को वो याद भी नहीं था और बेचारे मुसाशी का पोपट हो जाता है। पर तभी नेटोरा हंसने लगता है और कहता है कि वो मजाक कर रहा था। ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि जिसके आगे वो सभी झुके पड़े हैं वो उसके साथ इतनी कैजुअली कैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो 5 ग्रेट जनरल्स में से एक है। तभी वहाँ नाव आता है और कहता है कि इन सभी को कस्टडी में लेना चाहिए, पर नेटोरा कहता है कि ये सभी अपने बंदे हैं, छोड़ दो। जिसके बाद वो उसूगी के लीडर से मिलने चला जाता है, पर वो अपने साथ उन तीनों में से किसी को नहीं लेके जाता। उस बैंड के 2 मेंबर्स को बेबी सिटिंग की जॉब मिल जाती है और वो उन सभी को अपने रहने की जगह पर लेके जा रहे थे। इसके बाद मुसाशी उन दोनों को मक्खन लगाने लगता है कि वो उसूगी के लॉर्ड से मिला सकते हैं, पर वाइस कैप्टन कहता है कि वो कभी उससे नहीं मिल सकते क्योंकि उसूगी क्लैन एक ट्रेडिशनल क्लैन है जो कि आउटसाइडर्स को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। ये सुन के काजीरो उदास हो जाता है, तो मुसाशी उससे कहता है कि वो उस किशन फाइट के दौरान इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेंगे। पर वाइस कैप्टन कहता है कि अगर तुम्हें अपने हाथ पैर प्यारे हैं तो लड़ाई से दूर ही रहना, क्योंकि वो एक आम किशन नहीं है। वो उस ओरिजिनल किशन के 4 डिसेंडेंट्स में से एक है और जब भी वो किशन कुछ खाता है उस ओरिजिनल ब्लैक किशन की बॉडी बड़ी होती है, इसलिए अगर हम इसे हरा पाते हैं तो ब्लैक किशन को हराने में मदद होगी। बुशी टाउन में पहुंचने पर वो तीनों उनकी नजरों से बच के अलग हो जाते हैं, जहां सुगुमी अपने लाशों का यूज करके मुसाशी को सुगुमी फोर्ट्रेस के अंदर भेज देती है। इतने बड़े फोर्ट्रेस को देखकर वो हैरान हो ही रहा था कि उसके बगल में वो एक इंसान को देखता है। वो कहता है कि हर बैटल से पहले वो यहाँ आता है, ये याद दिलाने के लिए कि जो भी किशन से लड़ता है उसके घर में उसका परिवार इंतजार कर रहा है। तभी वो आदमी खड़ा होता है और पीछे से नाव आता है जो कहता है कि सभी आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। तब जाके मुसाशी को समझ में आता है कि वो लॉर्ड उसूगी से ही बात कर रहा है, और जब उसूगी को पता लगता है कि वो एक आउटसाइडर है, वो कहता है कि कासल में ट्रेसपासिंग की सजा मौत है, पर क्योंकि वो नाओटोरा के साथ है वो उसे बैरक्स में डालने की सजा सुनाते हैं। कोजिरो और सुगुमी भी पकड़े जाते हैं और उन सभी को बैरक्स में ले जाया जा रहा था, जहाँ की मुसाशी को बाकी दोनों से अलग कर दिया जाता है और उसे दूसरे यूनिट को ज्वाइन करना था। रूम में जाते ही वो समझ जाता है कि ये सभी लोग हिस्सों में बट रखे हैं। वो डिसाइड करते हैं कि उनका लीडर वो होगा जो कि उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो दोनों तरफ से एक एक बुशी को लड़ने के लिए भेजा जाता है। लेकिन लड़ाई से पहले उन दोनों की बहस छिड़ जाती है और वो एक दूसरे को उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं। वहीं मुसाशी ये देख के खुश था कि वहाँ मिकुरू भी है, पर प्रिंसेस को आने वाले बैटल की वजह से उसकी फिक्र हो रही थी। वो लीडर के पीछे बहस कर ही रहे थे कि तभी मुसाशी भी कहता है कि वो भी लीडर बनने के लिए कम्पीट करना चाहता है। तो गेम के रूल्स डिसाइड होते हैं कि वो सभी स्वॉर्ड को उल्टा करके लड़ेंगे और जो भी लास्ट मैन स्टैंडिंग होगा वो जीत जाएगा और जो भी लाइन से बाहर निकल जाएगा वो हार जाएगा। इसके बाद डोल शुरू हो जाता है। तात्सुमी मुसाशी को कमजोर समझता है और उसे सबसे पहले बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर मुसाशी उसके हर हमले को ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद आकेहीरो उस पे हमला करने जाता है, पर मुसाशी उसके हमले को भी डिफ्लेक्ट कर देता है। सभी मुसाशी की ताकत को देखकर हैरान थे। वहीं इस लड़ाई में मुसाशी बड़ा खुश था क्योंकि फाइनली वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक्स को यूज कर सकता है। तात्सुमी ये देख के हैरान था कि वो अभी तक कैसे लड़ रहा है। मुसाशी कहता है अपने हाथों से और कैसे। अमाको बैंड सोचने लगते हैं कि आखिर वो है कौन, क्योंकि उन्होंने कभी केनमाकी बैंड के बारे में नहीं सुना था। वहीं शमाजो बैंड गुस्से में है और वो आकाहीरो से कहते हैं कि वो जल्दी से उन दोनों को एलिमिनेट करे। आकाहीरो पीछे से मुसाशी पे हमला करता है पर वो इसे डॉज कर लेता है, लेकिन तभी आकाहीरो अपने जूतों से ब्लेड्स निकालता है और मुसाशी को किक करके सामने की दीवार पर मारता है, जिसके बाद वो उन्हीं ब्लेड्स का यूज करके मुसाशी की बुरी तरह से पिटाई कर देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है वो देखता है कि तात्सुमी की भी काफी बुरी हालत हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। आकाहीरो उसे और मारने ही वाला था कि पीछे से मुसाशी आता है और कहता है कि वो उसे कमांडर के रूप में एक्सेप्ट करता है, जिसके बाद तात्सुमी भी अपनी हार मान लेता है और मुसाशी की मदद एक्सेप्ट करके खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो रात को अपने यूनिट को धमका रहा था और बहुत बुरी तरह से डरा देता है, पर मुसाशी कहता है कि अगर लोग उससे इतना डरेंगे तो वो कभी उससे ऑनेस्टली बात नहीं कर पाएंगे। पर आकाहीरो कहता है कि कमजोरों को बोलने का कोई हक नहीं है। ये सुन के मुसाशी कहता है कि उसके गांव में उन्हीं को भी लोग वर्शिप करते थे और जो भी उनके खिलाफ कुछ बोलता था उसकी हालत बहुत बुरी कर दी जाती थी। तुम बिल्कुल उसी की तरह बिहेव कर रहे हो। पर आकाहीरो उसे 2-3 गालियां सुना के सभी को डिसमिस कर देता है। वहाँ किसी की भी हिम्मत नहीं हुई
हुई कि वो मुसाशी के साथ खड़ा हो सके। ये देख के बेचारा मुसाशी रोता रोता काजीरो को ढूंढने चला जाता है, पर वहां जाके वो देखता है कि वो अपने यूनिट के साथ बड़े अच्छे से रह रहे हैं, जो देख के बेचारे का दिल टूट जाता है। अगले दिन मुसाशी का यूनिट आइलैंड पे पहले डिप्लॉयमेंट के लिए चुना जाता है। आकाहिरो सभी से कहता है कि तुम सबका काम एनिमी को पकड़ के रखना है, फिनिशिंग ब्लो शमासु बैंड मारेगा। इसके बाद वो सभी आइलैंड पे जा ही रहे थे कि कुछ मॉन्स्टर्स उनकी शिप्स पर हमला कर देते हैं। ये देख के मुसाशी अपनी ताकत से उसके हॉर्न पर हमला करता है, पर इससे कुछ भी नहीं होता। वो उस मॉन्स्टर पे चढ़ के उस हॉर्न पर हमला करता रहता है, पर उस पे जरा सी खरोंच भी नहीं आती। तभी एक मॉन्स्टर उस पे पीछे से हमला करने आता है, पर तभी एक पावर आकर उसके हॉर्न को काट देती है और उससे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि नाव था। जिसके बाद वो एक बड़े से हमले से सभी मॉन्स्टर्स को हरा देता है और अपने टीममेट्स को लेट आने की वजह से उन्हें डांटने लगता है। पर उनमें से एक बंदा कहता है कि इतना सख्त मत हो भाई, तेरी ऐसी ही हरकतों की वजह से तेरी 7 बीवियां तुझे छोड़कर चली गई। तभी समुद्र से बहुत सारे वैसे ही मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं, जिन्हें देख के कई लोग डरने लगते हैं। पर नाओ कहता है कि किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी पावर से सभी मॉन्स्टर्स को एक सीधी लाइन में खड़ा कर देता है और एक ही झटके में सभी के सींगों को तोड़ देता है। ये देख के वहाँ सभी लोग काफी इम्प्रेस्ड थे। तभी वहाँ अकाहिरा आके एक मॉन्स्टर की सींग को काट देता है। ये देख के मुसाशी हैरान हो जाता है, क्योंकि ये उसकी कितेत्सु ब्लेड नहीं कर पा रही थी, लेकिन असल में अकीरा की यूनिट एक पावर चेन बनाकर उसे पावर दे रही थी। इसे देख के मुसाशी को याद आता है कि गॉडेस ने भी इसी तरह से सभी की पावर्स को इकट्ठा किया था। जब मुसाशी देखता है कि सभी लोग एक साथ काम कर रहे हैं, वो रियलाइज करता है कि वो सिर्फ अटेंशन के लिए फालतू के झगड़े ले रहा था। इसके बाद हम नाओटोरा और उसूगी को देखते हैं, जो कि बचपन के दोस्त हैं। उसूगी बताता है कि उन्हें ऑब्सिडियन गॉडेस मिल चुकी है, अगर वो उसकी पावर को यूज करते हैं तो वो इस लड़ाई में जरूर जीत जाएंगे। पर दिक्कत की बात यह है कि उनके दुश्मनों को भी इसके बारे में पता है और वो उन्हें रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। वही मुसाशी खुद को इतना नल्ला समझ रहा था कि वो वहां से जाने का डिसाइड करता है, लेकिन तात्सुमी तभी वहां आकर उसे रोक देता है और वो उससे अच्छी अच्छी बातें करके उसे मोटिवेट कर देता है और मुसाशी उसे एंजल समझने लगता है। तात्सुमी बताता है कि आवाजी आइलैंड उसका होम टाउन था, लेकिन अब उसके ऊपर ओनी का कब्जा है और इसीलिए वो उन्हें खत्म करना चाहता है। अगले दिन मुसाशी तात्सुमी के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, वहीं मिकेरू भी उन्हें देख रही थी। तभी उसके शरीर से क्रिस्टल्स बाहर आ जाते हैं और वो सीक्रेटली सारी इंफॉर्मेशन ब्लैक डॉग्स के एक मेंबर्स को दे रही थी। वो असल में एक स्पाई है, जिससे कि उसके फादर ने ऑब्सिडियन गॉडेस के होस्ट को मारने का मिशन दिया था। वो अपने फादर के लिए ये मिशन कंप्लीट करना चाहती है, क्योंकि अगर वो नहीं करेगी तो उसके फादर की नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि उटारो उसे इतने अच्छे से ट्रीट इसलिए करता है क्योंकि 3000 बच्चों में से सिर्फ वही थी जो कि कितेत्सु ब्लेड को होल्ड कर सकती थी। पर मिकेरू को अब मुसाशी से प्यार हो चुका है, क्योंकि मुसाशी पहला इंसान था जिसने कि बिना किसी मतलब के उससे इतना अच्छा व्यवहार किया था। मुसाशी मिकेरू को बुलाता है ताकि वो स्वॉर्ड की एनर्जी को कनेक्ट करना प्रैक्टिस कर सके। जब वो अपनी स्वॉर्ड की एनर्जी को कनेक्ट करते हैं, उन दोनों की बॉडी से ब्लैक क्रिस्टल्स बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद वो हवा में उड़ने लगते हैं। वहीं क्रिस्टल्स के अंदर मिकेरू बताती है कि उसके फादर को अब उनकी लोकेशन का पता लग गया होगा, इसलिए उन्हें अब यहाँ से भागना चाहिए। वहीं बाहर सभी बोशी उस क्रिस्टल को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ किरोको आती है और वो एक केज बनाकर उन्हें पकड़ लेती है, जिसके बाद वो उसे छोटा कर उन्हें जमीन पे गिरा देती है। जिसके बाद वो दोनों भी वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। जिसके बाद वहाँ उसूगी और किरोको आते हैं, पर वो मिकेरू को स्पाई समझने की जगह मुसाशी को समझ रहे थे और उसूगी उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है। जिसके बाद पब्लिकली उसे नंगू पुंगू करके टांग दिया जाता है, जहाँ उसके दोस्त कह रहे थे कि वो इनोसेंट है, पर कोई उसकी सुनने को राजी ही नहीं था। ये सब मिकेरू दूर से देख रही थी और वो कहती है कि वो मुसाशी को जरूर बचाएगी। जिसके बाद वो अपने क्रिस्टल से अपने फादर को कांटेक्ट करती है, पर यह सब कुछ किरोको का ट्रैप था और इससे उन्हें उसके फादर की लोकेशन का पता लग जाता है। आइलैंड पे अटैक करने से पहले सभी अलायंस इकट्ठा हो रखे थे, जहाँ की उसूगी बताता है कि वो कल ही उस आइलैंड पे हमला करने के लिए निकलेंगे। तभी नाओ अनाउंस करता है कि आकाहिरो और उसके यूनिट के 3 मेंबर्स इस बैटल में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें किसी रीजन की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं मिकेरू सभी सैनिकों को मारकर मुसाशी को मारने के लिए जा रही थी, पर वो उसे मार नहीं पाती और उल्टा उसे फ्री कर देती है। तभी वहाँ आकाहिरो आता है और मुसाशी की गर्दन पर ब्लेड रख देता है। आकाहिरो को लग रहा था कि उसके बैंड के सस्पेंड होने की वजह मुसाशी ही है। मुसाशी उसे समझाता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी वो रियलाइज करता है कि कैसे उसके बैंड के मेंबर्स ही उससे जेलस फील करते हैं और उसी वक्त काफी सारे ओनीज उनके ऊपर हमला कर देते हैं। पर वो मॉन्स्टर्स बाकी मॉन्स्टर्स की तरह नहीं थे और वो मिकेरू को अपनी बहन बोलते हैं। मुसाशी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। तभी उसकी बहनें मिकेरू के बारे में सब कुछ बताने लगती हैं कि मिकेरू उनमें से ही एक है और उसका मिशन ऑब्सिडियन गॉडेस के होस्ट को मारना था। लेकिन मुसाशी को उन पर यकीन नहीं होता, पर मिकेरू कहती है कि ये सब सच है। तभी उसकी बॉडी से ब्लैक क्रिस्टल्स बाहर आते हैं और उसके फादर का होलोग्राम आकर मिकेरू को उसका मिशन
मिशन याद दिलाता है, पर मिकेरू कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तभी उसकी सिस्टर मिकेरू को पकड़कर मुसाशी पर हमला कर देती है, पर वो उसके हमले को डॉज करके उस मॉन्स्टर की उंगलियां ही काट देता है। ये देख के वो सभी उस पर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो मिकेरू के साथ भागने लगी थी। जिसके बाद वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने जाते हैं, पर मिकेरू बीच में आकर मुसाशी को बचा लेती है। वो उसे मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ नेओ और किराको आ जाते हैं और मॉन्स्टर्स के हाथ पैर काट देते हैं, पर उनके बॉडी पार्ट्स बड़ी ही जल्दी रिजनरेट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम सभी अपनी भलाई चाहते हो तो ऑब्सिडियन गॉडेस को हमारे हवाले कर दो। ये देख के वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर गॉडेस मुसाशी में है या मिकेरू में। मुसाशी मिकेरू को उठाने की कोशिश करता है, पर वो कोई जवाब नहीं देती और उसके स्टोन्स ब्लीड कर रहे थे। किराको अपने ब्लेड एनर्जी का यूज करके उसके जख्मों को बंद कर देती है और अचानक से ही मुसाशी से बड़े अच्छे से बात करती है। नाओ और बाकी सभी सारे छोटे मोटे ओनीस को हरा देते हैं और सिर्फ वो 3 सिबलिंग्स ही बचे थे, जिसमें से 2 अपनी बड़ी बहन को खाने लगते हैं ताकि वो अपनी ताकत को बढ़ा सके। ये देख के वो सभी हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ फिर से ओटारो होलोग्राम में आता है। कमजोर बच्चे ताकतवर बच्चों का खाना बनते हैं ताकि वो और ज्यादा ताकतवर हो सके। जिसके बाद वो दोनों मॉन्स्टर्स मर्ज हो जाते हैं। ना उसके ऊपर हमला करता है, पर वो शील्ड का यूज करके उससे बच जाती है क्योंकि ओटारो ने उनमें ओरोची का ब्लड मिलाया हुआ है। तभी वहाँ और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स पहुंच जाते हैं जो सभी लोगों पे हमला करने लगते हैं। ये देख के नाओ अपनी टीम के साथ कासल की तरफ चला जाता है। वहीं वो मॉन्स्टर बुशी के सारे अटैक्स को बड़ी ही आसानी से डिफ्लेक्ट कर रहा था। जिसके बाद वो छोटे छोटे ओनीस को भी खाने लगते हैं और उनका साइज पहले से भी बहुत बड़ा हो जाता है। वहीं उनका फादर कासल पे कब्जा करने का ऑर्डर देता है और साथ ही कहता है कि मिकेरू गद्दार है और उसे भी तुम खा सकते हो। इसके बाद वो बुशी के बारे में कहता है कि तुम एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं हो, तुम्हें भी हमेशा ताकतवर कमजोरों का यूज करता है। तात्सुमी सभी मेंबर्स की एनर्जी को कनेक्ट करता है और उसके बाद वो अपने कॉमरेड्स के साथ उसकी पावर को शेयर करता है। मुसाशी को समझ नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है, तो किरोको उसे बताती है कि उसूगी की सोल येलो है जो कि एनर्जी को एनहांस करके अपने कॉमरेड्स की ताकत को बढ़ा सकते हैं। उसूगी उटारो से कहता है कि मैं जब ताकत को इकट्ठा करता हूँ मैं उसे बाकियों से शेयर करता हूँ, हम एक दूसरे में भेदभाव नहीं करते। वहीं इसकी वजह से सभी की ताकत कई गुना बढ़ जाती है और वो बिना डरे सभी मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। वहीं नाओ सोनी पे फाइनल हमला करता है और उसे हरा देता है, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो बैरियर से अंदर कैसे आ गए। पर तभी वहाँ शिरो आ जाता है और कहता है कि उनके अंदर आने की वजह वही है। जिसके बाद वो बाहर आता है और सभी को उसूगी की ब्लेड दिखाता है और जब सभी कासल की तरफ देखते हैं वहाँ से बहुत सारा खून बाहर आ रहा था। सभी अपनी ब्लेड एनर्जी का यूज करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं। नाओ उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर तभी अचानक से उनका कनेक्शन टूट जाता है। उसी वक्त शिरो का एलाय सिरुकु आता है और वो भी येलो एनर्जी यूजर है। इसके बाद जब वो फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सिरुकु की वजह से वो फिर से फेल हो जाते हैं। तभी शिरो मुसाशी के पास आता है और कहता है कि तुम्हें मैं अपनी स्पेशल स्वॉर्ड बनाऊंगा, पर क्योंकि वो आसपास से घिर चुका था वो मुसाशी से कहता है हम बाद में बात करेंगे और वो इन दोनों को किसी और जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है। और उसने मुसाशी की जगह पे ओरोची के सर की अदला बदली कर दी थी जो कि अपने एक ही हमले से शहर के एक बड़े हिस्से को तबाह कर देता है। वही मुसाशी आवाजी आइलैंड के हार्ट में था जहाँ की उटारो आता है जो कि मुसाशी को मारकर ऑब्सिडियन गॉडेस को वापस से जिंदा करना चाहते हैं। लेकिन तभी मिकेरू को होश आ जाता है और वो अपने फादर से कहती है कि वो मुसाशी को ना मारे, वो रिसर्च करके कोई ना कोई तरीका निकाल लेगी जिससे वो बिना उसकी जान लिए गॉडेस को बाहर निकाल पाएंगे। ये देख के वो उसे गले लगाता है और कहता है कि तुम सच में मेरी बेटी हो, तुम भी मेरी तरह ही स्टडी में इंटरेस्ट रखती हो। लेकिन तभी वो अपनी तलवार बाहर निकालता है, पर मुसाशी उसे धक्का दे देता है। लेकिन तभी उतारो अपनी पावर से मिकेरू को ब्लैक स्टोन में कन्वर्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ओरोची वहाँ तबाही मचाए जा रहा है और सेरुकु ने नाओ की काफी बुरी हालत कर रखी थी। वहीं शिरो बोर हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ मुसाशी उटारो से पूछता है कि तुमने ये क्या किया। उटारो बताता है कि मिकेरू कोई ह्यूमन नहीं है, उसने ओरोची के एक हिस्से को लेकर उसे बनाया है, लेकिन वो एक फेलियर है क्योंकि मिकेरू एक ह्यूमन से ज्यादा ताकतवर नहीं है। पर मुसाशी कहता है कि मिकेरू बहुत बहादुर है, वो अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और वो उतारो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे वापस से ठीक कर दे। जिसके बाद उतारो उसे वापस से नॉर्मल कर देता है, पर अब उसकी सारी मेमोरीज जा चुकी थी और वो मुसाशी को भी नहीं पहचानती, यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी याद नहीं। ये देख के मुसाशी गुस्से में उसके ऊपर हमला कर देता है, पर मिकेरू अब अपने फादर को ही चेयर कर रही थी। उटारो मुसाशी पे भारी पड़ रहा था, जिसके बाद वो उसकी जान लेने ही वाला था, पर तभी मिकेरू आकर उस पर पीछे से हमला कर देती है। वो कुछ सेकंड्स के लिए फिर से मुसाशी का नाम याद करती है, पर वो फिर भूल जाती है। उतारो उसे मारता है और कहता है कि अगर तुम फिर से मेरे खिलाफ गई तो मैं तुम्हारी मेमोरीज इतनी बार मिटाऊंगा कि तुम चलना तक भूल जाओगी। तभी मुसाशी वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ टेकीटा बैंड उनकी मदद के लिए आता है, जहां नाओटोरो को पता लगता है कि शिरो ने उसूगी को मार दिया है। जिसके बाद उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं सिरोकु ने
नाओ की बहुत बुरी हालत कर दी थी। लेकिन तभी शिरो कहता है कि उनका टाइम खत्म हो चुका है और शिरो को अपनी जगह मुसाशी से बदल लेता है। नाओ कहता है कि उन्हें ऑब्सिडियन गॉडेस की पावर की जरूरत होगी अगर वो किशन को हराना चाहते हैं। जिसके बाद वो सभी किसी बेसमेंट में जा रहे थे और दरवाजा खोलने पर नाओ उन्हें बताता है कि ऑब्सिडियन गॉडेस एक असली वुमन थी जो कि सभी ब्लेड एनर्जी को कंट्रोल कर सकती थी और उसने ही पहले कितेत्सु ब्लेड को ह्यूमंस को दिया था। उसकी मौत के बाद भी उसकी आत्मा यहीं रही और कहा जाता है कि जिसके अंदर भी उसकी स्पिरिट होती है उसमें गॉडेस की पावर भी आ जाती है। इसलिए मुसाशी के पास भी सारी ब्लेड एनर्जी को कंट्रोल करने की एबिलिटी होनी चाहिए और वही हिनामोटो के सारे बुशीज को यूनाइट कर सकता है। इसके बाद नाओ एक ट्रेजर लेके आता है जिसके अंदर एक टूल है जिससे वो गॉडेस की पावर को अनलॉक कर सकता है। पर नाओ शर्त रखता है कि अगर वो इसे चाहता है तो उसे ओरोची को हराना होगा क्योंकि उसे लगता है कि ब्लैक डॉग्स ने उसूगी को कैप्चर करा हुआ है। मुसाशी पूछता है कि ये ब्लैक डॉग्स कौन है। नाओ बताता है कि वो खुद को ऑब्सिडियन 8 कहते हैं। वो कितेत्सु ब्लेड्स का यूज करते हैं परोनी के लिए और वो एक सेंचुरी से हजारों बुशी की जान ले चुके हैं। नाओ जब उस चेस्ट को ओपन करता है उसमें ऑब्सिडियन गॉडेस के ब्लड से भरा हुआ ग्लास था। मुसाशी उसे पीना नहीं चाहता। कौन ही दिमाग से ठीक ठाक इंसान खून पीना चाहेगा, वो भी सालों से पड़ा हुआ। पर नाओ जबरदस्ती उसे खून पिला देता है। पर इसके बाद भी मुसाशी को कुछ महसूस नहीं होता तो बस वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद अगले दिन वो सभी उस आइलैंड पर हमला कर देते हैं और लड़ाई की शुरुआत में ही वो आइलैंड के चारों तरफ आग लगा देते हैं। इसकी वजह से किशन के सारे सर शिप की जगह आग पर हमला करने लगते हैं और जब उसका ध्यान बटा हुआ था मुसाशी और काफी सारे लोग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। पर रास्ते में उनके सामने एक ओनी था जिसे कि सेरुकु ने वहां रखा था क्योंकि एक स्पाई ने ब्लैक डॉग्स को उनके सारे प्लान के बारे में बता दिया था। लेकिन तभी वहां शमासु बैंड आकर सभी ओनी को हरा देते हैं जिन्हें की कहा गया था कि वो सस्पेंडेड है। तभी ब्लैक डॉग्स को एक रिपोर्ट मिलती है कि वहां टिकीटा बैंड मदद के लिए आने वाला है। ये सुन के वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि पिछली बार स्पाई ने जो मीटिंग दिखाई थी उसमें नाओटोरा ने कहा था कि वो उनके साथ नहीं लड़ेंगे, पर असल में वो सब कुछ किरोका का ही प्लान था। वही मुसाशी का यूनिट वहां एक धमाका करने वाला था। लेकिन तभी वहां शिरो पहुंच जाता है और वो उन सभी बॉम्ब्स को टिकीटा बैंड के शिप्स पर टेलीपोर्ट कर देता है। ये देख के लगता है कि वो सब तो जीत ही गए और अपने स्पाई के थ्रू शिरो को वहां पहुंचता है और कहता है कि तुम इतनी भी तेज नहीं जितना तुम समझ रही थी। पर तभी एक स्पाई के थ्रू उसे पता लगता है कि नाओटोरा बिल्कुल ठीक है और किरोको बताती है कि उन्होंने पहले ही सभी स्पाइस का पता लगा लिया था। तभी नाओ जो कि छुपा हुआ था सिरोकु पर हमला कर देता है। वो याद करता है कि उसूगी ने कहा था कि वो अपने बैंड का सबसे ताकतवर बुशी है और जब वो सिरोकु से हार गया था सभी लोगों की हिम्मत टूट गई। इसलिए अब वो अपनी पूरी जी जान लगाकर लड़ रहा था और वो उसकी तलवार को पकड़कर उसे तोड़ देता है। इसकी वजह से सिरोकु की लगाई हुई सील टूट जाती है और अब वो अपनी एनर्जीज को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन तभी सिरोकु एक और ब्लेड निकालता है। वहीं नाओटोरा मुसाशी की मदद करने पहुंचा है और उनके बैंड के बाकी मेंबर्स ओरोची को मारने के लिए निकल चुके हैं। अगर वो ओरोची को मारना चाहते हैं तो उन्हें ब्लैक डॉग्स को हराना होगा, इसलिए मुसाशी को उटारो को हराना होगा। शुरू में नाव सिरोकु पर भारी पड़ रहा था लेकिन सिरोकु अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करके नाव को अलग अलग तरह की चोट देने लगता है और जब वो जमीन पे गिरता है सिरोकु उसे अंधा बना देता है और उसे तुरंत मारने की जगह कभी उसकी हड्डियां तोड़ रहा है और कभी उसे जला रहा है। वो उसकी उंगलियां भी तोड़ देता है ताकि वो दोबारा अपनी तलवार ना उठा सके। जब उसूगी शिप से आइलैंड के किनारे पर पहुंच जाते हैं वो उस पर से ब्लाइंड स्पेल हटा देता है ताकि वो अपने साथियों की हार अपनी आंखों से देखे। लेकिन तभी नाव अपने बैंडेजेस का यूज करके वापस से खड़ा होता है। ये देख के सिरोकु हैरान हो जाता है। इसके बाद वो अपनी तलवार को खुद की तरफ घुमा लेता है और अपनी रेड एनर्जी का यूज करके सिरोकु के सारे सील्स को तोड़ देता है। इससे वो फिर से पूरी तरह से ठीक हो जाता है और इससे पहले कि सिरोकु फिर से अपनी टेक्निक का यूज करे वो उस पर अपनी तलवार से हमला कर देता है। लेकिन सिरोकु भी बहुत अच्छा तलवारबाज था और वो नाव की बॉडी पे कई जगह कट्स लगा देता है और उसकी बॉडी से बहुत सारा खून बह जाता है। इसके बाद जब वो उस पे फाइनल हमला करने जाता है तभी नाव को बचाने के लिए उसके दो साथी आ जाते हैं लेकिन नाव खुद को आगे कर लेता है और वो तलवार नाव के हाथ से आर पार हो जाती है। नाव उसकी ब्लेड को पकड़कर अपनी तलवार उसके छाती में घुसा देता है। वही नाओटोरा अपने वाइस कैप्टन से कहकर एक ग्रीन बैरियर बनवा देता है ताकि उसके और शीरो के बीच की लड़ाई उसके अंदर ही रहे। लड़ाई को जल्दी खत्म करने के लिए शीरो अपने ब्लेड रिंग का यूज करता है ताकि वो जल्दी से जाके ऑब्सिडियन गॉडेस से मिल सके। नाओटोरा को लगता है कि उसने पहले भी ऐसी ब्लेड रिंग्स देखी है और शीरो से पूछता है कि क्या वो पहले भी मिल चुके हैं, पर शीरो कहता है कि उसे ऐसा कुछ नहीं याद है और ना ही इन सब चीजों के लिए उसके पास समय है। नाओटोरा कहता है कि गॉडेस की वजह से बुशी ही बुशी से लड़ रहे हैं, इससे अच्छा तो यही होगा कि वो हमेशा के लिए मर जाए। ये सुन के शीरो भड़क जाता है और उस बैरियर को तोड़कर वहां समुद्र का पानी ले आता है और अपने आसपास के सभी बुशी को उसके अंदर कैद कर देता है। वो सभी समझ जाते हैं कि शीरो बाकी के ब्लैक डॉग्स मेंबर से कहीं ज्यादा ताकतवर है और शीरो को लग रहा था कि उसके प्रेशर से ही उन सब की मौत हो चुकी होगी। लेकिन तभी वो क्यूब
आधे में कट जाता है और ऐसा नाओटोरा ने किया था। और हम देखते हैं कि उनमें से किसी को भी कुछ नहीं हुआ था। नाओटोरा अपनी कितेत्सु ब्लेड से शिरो पर हमला करता है, पर शिरो उसके सारे अटैक्स को उसी के ऊपर वापस टेलीपोर्ट कर देता है। नाओटोरा पूछता है कि उसकी सोल का कलर क्या है, तो शिरो बताता है कि उसकी सोल का कलर व्हाइट है, जो कि सबसे ज्यादा रेयर और ताकतवर होता है। वहीं नाओटोरा का कलर ब्लू है, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन और कमजोर होता है, जिसमें कि ना ही रेड कलर जैसी ताकत ना ही बाकी कलर जैसी कोई यूनिक एबिलिटी होती है। शिरो उस लड़ाई में भारी पड़ रहा था, जिसके बाद वो फिर से कट करता है और इस बार वहां से लावा बाहर आता है। वो लावा नाओटोरा पे गिरने ही वाला था, लेकिन तभी नीचे से पानी आता है जो कि उस लावा को पत्थर में बदल देता है। तभी उनका वाइस कैप्टन कहता है कि जब वो सभी अपने ब्लू कलर को देखकर उदास हुए थे, कैप्टन नाओटोरा ने बताया था कि ब्लू कलर में भी यूनिक एबिलिटीज होती हैं, जैसे कि किशन एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे ब्लू बुशी भी कई एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद नाओटोरा पानी और आग के टाइगर्स को बनाकर शिरो पर हमला करता है, पर शिरो आसानी से उन दोनों को हरा देता है। शिरो नाओटोरा को एक अलग दुनिया में ले जाता है, जहां उनकी लड़ाई के बीच में कोई नहीं आएगा। पर इससे पहले कि वो डायमेंशन बॉक्स क्लोज होता, नाओटोरा जितना हो सके उतना पानी और आग इकट्ठा करता है। डायमेंशन के अंदर शिरो कह रहा था कि तुमने फायर और वाटर एलिमेंट को कंट्रोल करना क्यों सीखा, क्योंकि इसका यूज करके तुम किशन के हॉर्न को तो काट ही नहीं सकते। नाओटोरा कहता है कि ये मैंने किशन के लिए नहीं तुम्हारे लिए सीखा था। और हम पास्ट के सीन में देखते हैं जब शिरो ने अकेले ही कई सारे बुशीज की जान ली थी और नाओटोरा ने आसमान में उसी स्वॉर्ड रिंग को देखा था। वो सारे पानी और आग को इकट्ठा करके एक छोटी सी बॉल बनाता है, जिसे फिर वो छोटी सी ब्लेड में बदल देता है। शिरो को ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, पर इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता, नाओटोरा उसके पास से गुजरता है। तभी शिरो के शरीर से पत्थर बाहर आने लगते हैं। इसके बाद नाओटोरा वाजी आइलैंड पे वापस आ जाता है, जहाँ वो सभी को बताता है कि उसने शिरो की कितेत्सु ब्लेड को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये देख के उसके बैंड के मेंबर सेलिब्रेट करते हैं और सभी को शिरो की हार के बारे में बताते हैं। और अब क्योंकि 2 ब्लैक डॉग्स हार चुके थे, अब सिर्फ मुसाशी को उटारा को हराना था। वहीं इस टेक्निक का यूज करके नाओटोरा का हाथ भी डैमेज हो चुका था और वो कुछ समय के लिए अपनी ब्लेड का यूज नहीं कर सकता था। और अब एक ग्रुप को ओरोची को हराना था, वहीं दूसरा ग्रुप उसूगी लॉर्ड को रेस्क्यू करने जा रहा है। इसके बाद मुसाशी बेस के और अंदर जाता है, जहाँ की उनके सामने उटारो खड़ा था, जहाँ उटारो कहता है कि वो फाइनली अपने प्लान में सक्सेसफुल हो चुका है और अपनी सारी बेटियों को सेक्रीफाइस कर कर वो और किशन एक हो चुके हैं। आगे वो एक बड़े से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो अपनी कुछ बेटियों को स्वॉर्ड्स में बदलकर एक ही साथ सभी बुशी पर हमला कर देता है। जिसके बाद वहाँ सिर्फ मुसाशी की यूनिट और शमाजू बैंड खड़े थे। वहीं शमाजू बैंड जब उसकी बॉडी पर लगा हॉर्न देखते हैं, वो उसे खत्म करने के लिए आगे जाने लगते हैं, पर उटारो अपनी ब्लेड से उन्हें रोक देता है और वो अपनी एनर्जीज को भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बार बार वो उनके बीच में हमला कर देता था। तभी मुसाशी उनके एक मेंबर को बचा लेता है, लेकिन वो उसे थैंक यू बोलने की जगह वापस से लड़ने पहुंच जाता है। वहीं उन ब्लेड्स ने उनके बीच में इतने सारे एनर्जी बीम्स बना दिए थे कि उन्हें कनेक्शन बनाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। लेकिन तभी वो बीम्स एक एक करके डिसअपीयर होने लगती हैं और वो देखते हैं कि मुसाशी एक एक करके उन ब्लेड्स को मार रहा है। ये देख के शमाजू बैंड अपना कनेक्शन बनाना शुरू कर देता है। वहीं मुसाशी उन बीम्स को डिस्ट्रॉय करना जारी रखता है और इस दौरान वो शमाजू बैंड के एक और मेंबर को भी बचाता है, जिसके बाद फाइनली उनका कनेक्शन पूरा हो जाता है और आकाहीरो उसके हॉर्न को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो सारी ब्लेड्स डिसअपीयर हो जाती हैं। पर लड़ाई खत्म होने के बावजूद भी उस मॉन्स्टर की बॉडी कितेत्सु में नहीं बदली थी। तभी उसकी बॉडी सांप में बदल जाती है और वो सारी क्रिस्टल्स को किशन तक पहुंचा रहा था। अगर वो इसमें कामयाब हो जाता है तो किशन की पुरानी ताकत वापस आ जाएगी। तो वो सभी उस सांप को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। जब उन्हें उस सांप की सींग दिखती है, वो चेन बनाकर उस पे तोड़ने के लिए हमला करते हैं, पर उनके हमले से उसका कुछ नहीं बिगड़ता। वो सभी मुसाशी को आकाहीरो की जगह लेने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें एक रेड ब्लेड की ताकत चाहिए। जिसके बाद वो फिर से लिंक बनाने लगते हैं, लेकिन तभी उस एनर्जी को छीनने वहां आकाहीरो आ जाता है। जिसके बाद वो उस हॉर्न पर हमला करके उसे तोड़ देता है। उन सभी को समझ नहीं आता कि आकाहीरो ऐसा क्यों हो चुका है, क्योंकि बचपन में वो बिल्कुल इसका उल्टा था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि आकाहीरो के सभी भाई बहनों को ब्लू कलर मिला था, पर सिर्फ वही था जिसे कि रेड कलर मिला था। ये देख के उसके फादर उसके बड़े भाई की जगह आकाहीरो को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं, पर आकाहीरो उन्हें मना करते हुए कहता है कि उनका बड़ा भाई लड़ाई में ज्यादा अच्छा है। पर जब लड़ते वक्त वो गलती से अपने बड़े भाई को हरा देता है, उनके फादर का डिसीजन फाइनल हो जाता है। इसके बाद से ही उसके और उसके बड़े भाई के बीच दीवार आ जाती है, क्योंकि उसका बड़ा भाई उससे जेलस फील करने लगा था। वहीं प्रेजेंट में आकाहीरो सभी से कहता है कि वो एक चेन बनाकर उसे ताकत दे, जिसका यूज करके वो उस सांप पे एक और हमला करता है। वहीं आकाहीरो अपने बचपन को याद करता है और कहता है कि कितेत्सु ब्लेड्स मिलने से पहले वो कितने खुश थे, और कहता है कि तुम लोग पीछे ही सेफ हो, मैं हमेशा तुमसे आगे ही रहूंगा और तुम तक किसी खतरे को नहीं पहुंचने दूंगा। वो उस सांप के हॉर्न को डिस्ट्रॉय करने ही वाला था कि ओरोची का एक सर आकर उसे खा लेता है, पर क्योंकि उनका कनेक्शन अभी भी बना हुआ था, आकाहीरो
अभी भी जिंदा है। वहीं आकाहीरो उसके मुंह के अंदर जाने पर भी बड़ा शांत था, क्योंकि उसने पहले ही मन बना लिया था कि वो लड़ाई में मर जाएगा ताकि उसका बड़ा भाई लीडर बन सके और फिर उसके सारे भाई बहन खुश होंगे। तभी वो सांप आकर उसे नीचे गिरा देता है और वो सोचता है कि उसके मरने के बाद सभी लोग खुश रहेंगे। अरे इसकी और मेरी सोच कितनी मिलती है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है, उसका बड़ा भाई वहाँ पहुंचा हुआ था, जो एक लकड़ी का टुकड़ा उसकी तरफ फेंकता है और कहता है कि मुसाशी ने बताया कि ये तुमसे गिर गया था। और वो जानते हैं कि वो असल में उन सभी लोगों की फिक्र करता है। तभी सारे भाई बहन अंदर पहुंच जाते हैं और आकाहीरो की धुलाई करने के बाद उसे माफ कर देते हैं। इसके बाद वो सभी फिर से कनेक्शन को बनाते हैं और आकाहीरो उस सांप की सींग को तोड़ देता है। इसके बाद सभी बुशी मिलके ओरोची के सारे सींग को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इस तरह से ओरोची हार गया था और 150 साल बाद वो आसमान फिर से नीला दिख रहा था, जहाँ की सभी कितेत्सु डस्ट को ऑब्जॉर्ब करने लगते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो डस्ट उनकी स्वॉर्ड में नहीं जा रही है, बल्कि वो पहाड़ की चोटी पर जा रही थी। तभी वहाँ भूकंप आता है और धरती में से ब्लैक स्टोन्स बाहर आते हैं। वहीं कोजीरो और सुगुमी अभी भी आइलैंड के नीचे उसूगी लॉर्ड को ढूंढ रहे थे। मुसाशी को लगता है कि वो खतरे में होंगे और वो दौड़ता हुआ उन्हें बचाने जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ कोजीरो और सुगुमी पहुंच जाते हैं और उनके साथ उसूगी था, जिसका कि बस एक हाथ कट चुका था। इसके बाद उसूगी मुसाशी को बताता है जब उसे कैप्चर करके रखा गया था, उसके साथ मिकेरो थी, जहाँ सिर्फ वो मुसाशी के बारे में बात करती थी कि वो उससे कितना प्यार करती है, हालांकि वो उसे याद बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनते ही मुसाशी मिकेरो को ढूंढने चला जाता है और जब वो सभी माउंटेन के टॉप पे पहुंचते हैं, वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा था और जब वो नीचे जाते हैं उन्हें एक वहाँ ब्लैक स्वॉर्ड दिखती है। तभी वहाँ उटारो आता है और उस तलवार को उठा लेता है, जिसने फाइनली किशिन को खुद के साथ कंबाइन कर लिया है और मिकेरो को एक ताकतवर कितेत्सु ब्लेड में। जिसके बाद वो अपनी तलवार बस एक ही बार घुमाता है और वहाँ का पूरा पहाड़ ही कट जाता है। ये करने के बाद वो हंसी रहा था कि मुसाशी आकर उस पर हमला कर देता है, पर मुसाशी महसूस करता है कि उसकी ब्लेड एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है। उटारो बताता है कि उसकी ब्लैक स्वॉर्ड भी ऑब्सिडियन गॉडेस की तरह हर ब्लेड एनर्जी को कंट्रोल कर सकती है। जिसके बाद वो सभी की ब्लेड एनर्जी को लेने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ऑब्सिडियन गॉडेस करती थी। वो उन सभी की ब्लेड एनर्जी को इकट्ठा करके एक पावरफुल हमला करता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उससे लड़े कैसे, लेकिन अपने सामने इतने सारे लोगों की जान जाता हुआ देख के मुसाशी लड़ने पहुंच जाता है, जहां वो मिकेरो से बात करता है और मिकेरो कहती है कि वो मुसाशी के साथ जाना चाहती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है। मुसाशी समझ जाता है कि मिकेरो को अभी भी वो याद है और वो स्वॉर्ड भी रोने लगती है। इसके बाद जब उटारो उस पर हमला करने जाता है, नाटोरो आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद उसूगी अपनी पावर से उन दोनों को एनहांस करता है और तीनों मिलकर उटारो से लड़ने लगते हैं, पर उटारो जल्दी ही उन दोनों को हरा देता है और अब सभी बुशी बेबस हो चुके थे। उनके पास उटारो से लड़ने का कोई जरिया नहीं था और वो एक एक करके सभी बुशी को मारता जाता है। इसके बाद जब उटारो फिर से मुसाशी को मारने जाता है, कोजीरो उसे ब्लॉक कर देता है और उसी वक्त टाइम फिर से रुक जाता है। जिसके बाद वहाँ एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर मिकेरो अपने बच्चे के रूप में थी। मुसाशी अंदर जाता है और वो उसकी मेमोरीज देखता है जब वो पैदा हुई थी। उसको देख के उसका फादर खुश था, पर अगले ही सेकंड वो उसे उठा के फेंक देता है क्योंकि उसमें भी ऑब्सिडियन गॉडेस की पावर नहीं थी। इसके बाद वो बातें करते रहते हैं और मिकेरो उसका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसी की वजह से वो जिंदगी में पहली बार खुशी महसूस कर पाई थी। और जब वो उसका हाथ पकड़ती है, उसकी सारी मेमोरीज फिर से वापस आ जाती हैं। वो मुसाशी को बताती है कि वो अपने ह्यूमन फॉर्म में तभी आ सकती है जब वो उसके फादर के अंदर का ब्लैक स्टोन डिस्ट्रॉय कर दे। मिकेरो उसे 5 अलग अलग कलर के दरवाजे दिखाती है और बताती है कि इन्हें की कॉम्बिनेशन से ऑब्सिडियन बनता है और अगर वो उटारो को हराना चाहता है तो उसे इनमें से किसी एक को मास्टर करना होगा। मुसाशी असली दुनिया में वापस आता है और वो गॉडेस की तरह सभी की पावर को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है, पर उटारो उससे वो पावर छीनने की कोशिश करता है। इसके बाद जब वो दोनों लड़ने जाते हैं, मुसाशी का एक हाथ कट जाता है, लेकिन मुसाशी फिर भी उसके अटैक को अपनी एक उंगली से रोक देता है क्योंकि उसने सभी की ब्लेड एनर्जी उसी उंगली में इकट्ठा कर ली थी। इसके बाद मुसाशी अपने हाथों से ही उसकी धुलाई कर देता है और उसे इतना मारता है कि उसके अंदर से खुद ही वो ब्लैक स्टोन बाहर आ जाता है। अब मुसाशी को बस उसे तोड़ना था, लेकिन मिकेरो अपने फादर से बात करना चाहती थी। वो कहती है कि उसका सपना कभी सुपीरियर बीइंग बनने का नहीं था, वो तो बस खुश रहना चाहती थी और अपने पिता का हाथ पकड़कर चलना सीखना चाहती थी। पर उटारो उसकी बातों को इग्नोर करके उसे फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। तो मिकेरो मुसाशी से स्टोन को डिस्ट्रॉय करने को कहती है और कहती है कि जब उसके डैड मर जाएंगे वो भी डिसअपीयर हो जाएगी। पर उसका डैड कहता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि मिकेरो की बॉडी आधी ह्यूमन है। जिसके बाद मुसाशी उस स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और मिकेरो उस स्वॉर्ड से वापस से ह्यूमन में बदल जाती है और अब अवाजी आइलैंड से फाइनली मॉन्स्टर का राज खत्म हो चुका था। इस मिशन के बाद मिकेरो को कासल के अंदर रखा जाता है, पर मुसाशी के कहने पर उसे जेल में नहीं डाला जाता। वहीं उस
सूगी लॉर्ड बात कर रहा था कि ये काफी अजीब है कि उसे मारने की जगह उसे कैप्चर किया गया था और उन्हें लगता है कि ऑब्सिडियन 8 का प्लान जरूर कुछ और है। और यहीं पे ये सीरीज खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना।